यस, बस ये किल इट, यस। अरे नहीं वो पहले से थोड़ा सा धराशायी रहता है। यस पीपल, चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज मिले हैं यार और टू रिवाइज सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। हमारे सिलेबस के 3 ऐसे चैप्टर हैं, SCRA, सेबी एक्ट और डिपॉजिटरीज एक्ट, जो कि काफी आसान चैप्टर्स हैं। लेकिन हम चूंकि इसको पढ़ते हैं सिलेबस की शुरुआत में तो हमको लगते हैं बड़े, लेकिन रिवीजन के टाइम पे वो इतने आसान लगते हैं, ये तूफान है। हमारा टारगेट है सबसे पहले आज हम SCRA का रिवीजन कर लें। रिवीजन ऐसे करने के चैप्टर याद ही हो जाए हमको। चैप्टर नंबर 3 सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है हमको। चलो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव, आखिर SCRA क्यों आया, रेगुलेशन रूल्स अंडर SCRA, बहुत आसान, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ SCRA, फिर कुछ डेफिनेशंस आती हैं SCRA की, फिर रिकॉग्निशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज कि कोई भी व्यक्ति अगर खुद का स्टॉक एक्सचेंज बनाना चाहता है, या फिर कुछ लोग जो 1956 के पहले अपना बिजनेस चला रहे थे वो रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं खुद का स्टॉक एक्सचेंज, तो कैसे कर सकते हैं। उसके बाद में विड्रॉल ऑफ रिकॉग्निशन, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी को रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज बना दिया, उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या उनका रिकॉग्निशन विड्रॉ कर सकता है। जैसे कि पूना एक स्टॉक एक्सचेंज था, पुणे रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज था, सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा कि इनको रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज नहीं रहने देना है, उन्होंने रिकॉग्निशन विड्रॉ कर दिया। सो पुणे डज नॉट हैव इट्स ओन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज राइट नाउ। फिर हम पावर पढ़ते हैं अंडर SCRA, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टॉक एक्सचेंज, सेबी। फिर आता है एक छोटा सा टॉपिक, पब्लिक इशू एंड लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज, कि कोई भी सिक्योरिटी को इश्यू करना है हमको पब्लिक को, तो उसके पहले इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेना होता है कि क्या इसको लिस्ट कर लेगा क्या स्टॉक एक्सचेंज। फिर पेनल्टीज, प्रोसीजर, ऑफेंसेस, अपील टू सैट, और लास्ट में कुछ सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स। काफी ज्यादा आसान, एकदम मजे से। चैप्टर थोड़ा सा दिखने में बड़ा लगता है बट बहुत आसान चैप्टर है। हमारी कोशिश रहेगी कम से कम समय में एकदम डिटेल में एक एक टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करके कंप्लीट कर दे। चलो इंट्रोडक्शन तो इंट्रोडक्शन है, हमको पता ही है। ऑब्जेक्टिव, आखिर ऑब्जेक्टिव क्या है, SCRA क्यों लाए। SCRA 2 चीजों को पूरा करने के लिए लाए थे। पहली चीज, टू प्रिवेंट अनडिजायरेबल एक्ट इन ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज, रेगुलेटिंग द बिजनेस बाय प्रोवाइडिंग फॉर सर्टेन अदर मैटर्स कनेक्टेड देयरविथ। इसके अंदर क्या है इनके कुछ बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके अंदर एक चीज हो जाता है टू प्रिवेंट अनडिजायरेबल ट्रांजैक्शन, कि कभी भी अनडिजायरेबल ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए। मार्केट में जो ट्रांजैक्शन चाहते हैं हम वही हो, अननेसेसरी ट्रांजैक्शन होता है तो वो परेशान कर देते हैं। और उसके बाद में बाय रेगुलेटिंग द बिजनेस ऑफ डीलिंग इन सिक्योरिटीज, तो क्या ऑब्जेक्टिव था SCRA का, ताकि अनडिजायरेबल ट्रांजैक्शन नहीं हो। अरे पहले हर कोई व्यक्ति स्टॉक एक्सचेंज ओपन करके बैठा है, अगर हर कोई व्यक्ति अपना स्टॉक एक्सचेंज ओपन करके बैठा है तो कहीं ना कहीं अनडिजायरेबल ट्रांजैक्शंस होंगे। और दूसरा, जितने ट्रांजैक्शन स्टॉक एक्सचेंज में हो रहे हैं उन सबको मैं रेगुलेट करते हुए चलना है। तो ये 2 ऑब्जेक्टिव्स थे, काफी आसान। फिर इन्होंने आके मैं बताया कि व्हाट इज द ब्रॉड फ्रेमवर्क, कि आखिर क्या क्या SCRA के अंदर पढ़ते हैं, SCRA क्या क्या कवर करता है। बहुत कुछ SCRA ने मेनली कवर किया, स्टॉक एक्सचेंजेस का रिकॉग्निशन, स्टॉक एक्सचेंज का रिकॉग्निशन कैसा होगा, सिक्योरिटीज में कॉन्ट्रैक्ट कैसे होंगे एंड सिक्योरिटीज की लिस्टिंग कैसे होगी। तो अगर SCRA के अंदर क्या क्या कवर करने की कोशिश की, स्टॉक एक्सचेंजेस को कैसे रिकॉग्नाइज करना है ये हम इस सिलेबस के अंदर पढ़ेंगे इस चैप्टर में, कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे होते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे ये यहां पे पढ़ेंगे, एंड लिस्टिंग भी कैसे होती है पढ़ेंगे। ये भी इग्नोर कर सकते हैं, अभी तक हमने जो भी पढ़ा कुछ खास है ही नहीं। हमने ये देखा सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स और प्रिएम्बल ऑफ SCRA। गधे जल्दी से आओ, भागो। क्या नहीं, क्योंकि मैं बाद में भेजूंगा, इधर आओ। चलो, सो ऑब्जेक्टिव ऑफ SCRA, जल्दी से बैठेंगे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ SCRA, ये आप लोगों ने वैसे एक ही तरफ अपना डेरा क्यों डाल दिया, ऐसे ही अच्छा लगता है, या फिर आप फैन कम चलाना चाहते थे, इतना आप एकदम इलेक्ट्रिसिटी सेव कर रहे हो। माय गुडनेस, बहुत भारी काम किया। चलो कैरेमल कस्टर्ड, इधर आओ गधों, पढ़ाने दो मुझको पहले। SCRA हम लोगों ने भी फ्लो शुरू किया है, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट का रिवीजन चल रहा है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स पढ़ें, 2 ऑब्जेक्टिव हैं, अनडिजायरेबल सिक्योरिटीज में ट्रांजैक्शन नहीं हो पाए, ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव है, और दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि जो भी रेगुलेट हो रहा है उसको थोड़ा ऑर्गेनाइज कर पाए, ये ऑब्जेक्टिव है। अब हम पढ़ रहे हैं दूसरा टॉपिक, रेगुलेशन और रूल्स अंडर SCRA, कि SCRA में क्या क्या रेगुलेशन है, क्या क्या रूल्स है। SCRA के अंदर हम देखें तो ये 4 चीजें हमें याद रखनी है। सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन के अंदर कौन कौन सी रेगुलेशन रूल्स बने, पहला सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स 1957, ये तो आप आगे पढ़ोगे, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स 1957। फिर सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एंड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन रेगुलेशन 2018, तो सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट स्टॉक एक्सचेंज एंड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन रेगुलेशन 2018, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन प्रोसीजर फॉर होल्डिंग इंक्वायरी इंपोजिंग पेनल्टीज रेगुलेशन 2000 रूल्स 2005, एंड सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन अपील टू सेट रूल 2000। ये चारों आपको याद होने चाहिए, पूरी क्लास का फोकस यहां पे देखो। याद रखने के अंदर
आपको ये तो याद ही नहीं रखना है, देखो तो ये तो इजीली सब में ही है, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन। अब पहला है सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स 1957, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन, स्टॉक एक्सचेंज एंड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन रेगुलेशन 2018, प्रोसीजर फॉर होल्डिंग इंक्वायरी एंड इंपोजिंग पेनल्टी रूल्स 2005, अपील टू सैट रूल 2000। रूल्स को छोड़ देते हैं पहले, ईयर पहले देखते हैं क्या क्या है। तो पहला सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स है, ठीक है। उसके बाद में स्टॉक एक्सचेंज और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के लिए रेगुलेशन बनाया, उसके बाद में इंक्वायरी और पेनल्टी इंपोज करने के लिए रूल बनाए, और सैट में अपील करने के लिए रूल बनाए। तो क्या क्या है, सबसे पहला है सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स नॉर्मल, फिर सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन अगर कभी भी स्टॉक एक्सचेंज और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन बनाने उनके लिए रेगुलेशन बनाई, फिर सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन अगर कभी भी पेनल्टी इंपोज करनी है या इंक्वायरी करनी है उसके लिए रूल बनाए, और अपील टू सैट के रूल्स बनाए। अपील टू सैट का रूल है रूल 2000, प्रोसीजर फॉर होल्डिंग इंक्वायरी एंड इंपोजिंग पेनल्टी है 2005, एंड सिक्योरिटीज एक्सचेंज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन रेगुलेशन 2018, और सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1957। चलो देखते हैं हमको याद है कि नहीं है। चलो, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 के तहत कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन बने। अगर मैं देखूं तो 2 हैं रूल्स, नहीं 3 रूल्स हैं, राइट, 3 है रूल्स और 1 है रेगुलेशन। सबसे पहले रूल कौन सा है, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स 1957। चलो ये सबसे इजी याद रखने के लिए। उसके बाद में एक रेगुलेशन आ गया, ये रेगुलेशन है फॉर स्टॉक एक्सचेंज एंड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, और ये 2018 का ही है, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन फॉर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन एंड स्टॉक एक्सचेंज, दिस इज 2018। फिर एक और रूल आया, दिस वाज सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स फॉर होल्डिंग इंक्वायरी एंड इंपोजिंग पेनल्टी 2005, और फिर सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन अपील टू सैट रूल्स। आर वी अंडरस्टैंडिंग? इसको 2-3 बार बोलते रहना ताकि पूरा हमको याद हो जाए। चलो हम लोग शुरू ही करें अभी भी बहुत आराम से। ऑब्जेक्टिव 2 होते हैं कि अनडिजायरेबल ट्रेडिंग नहीं होने देनी है हमको, और हमें रेगुलेट करना है बिजनेस को, बिजनेस को रेगुलेट करना है, अनडिजायरेबल ट्रांजैक्शन नहीं होने देने। उसके बाद में हमने पढ़ा रेगुलेशन 4 प्रकार के। फिर आता है नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ एससीआरए, कि एससीआरए कब एप्लीकेबल नहीं होगा। यहां पर आते हैं हम नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ एससीआरए। ये कह देते हैं अगर कभी भी गवर्नमेंट, आरबीआई, लोकल अथॉरिटी और एनी कॉर्पोरेशन सेटअप बाय स्पेशल लॉ, ठीक है, इस केस में एससीआरए अप्लाई नहीं करेगा। एससीआरए किसके ऊपर अप्लाई नहीं करता है, एससीआरए गवर्नमेंट पे अप्लाई नहीं करता है, एससीआरए लोकल अथॉरिटी पे अप्लाई नहीं करता है, एससीआरए कोई भी ऐसी एंटिटी जिसके ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का है वहां पर एससीआरए अप्लाई नहीं करता है, ठीक है। क्योंकि अगर रिलायंस शेयर इशू करेगा तो एससीआरए अप्लाई होगा, लेकिन अगर गवर्नमेंट कोई सिक्योरिटी इशू करेगी तो एससीआरए अप्लाई नहीं होगा। तो नॉन एप्लीकेबिलिटी का पहला पॉइंट हो गया गवर्नमेंट, आरबीआई, लोकल अथॉरिटी, कॉर्पोरेशन, ओके। उसके बाद में कोई भी अगर कन्वर्टेबल बॉन्ड इशू हो रहा है, कोई भी वारंट इशू हो रहा है, कोई भी ऑप्शन या राइट इशू हो रहा है, तो उस केस के अंदर भी एससीआरए अप्लाई नहीं होगा। अरे हम लोगों ने फ्यूचर्स ऑप्शंस भी पढ़े, उन सब के ऊपर एससीआरए अप्लाई नहीं होगा। एससीआरए अप्लाई होता है इक्विटी, शेयर्स, डिबेंचर्स, प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट पे। कन्वर्टेबल बॉन्ड, शेयर, वारंट, ऑप्शन और राइट, इस पे भी एससीआरए अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद ये कहते हैं इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स में स्पेसिफाई एनी फर्दर क्लास जिनके ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा। तो अगर हम याद रखना है कि एससीआरए किस पे अप्लाई नहीं होगा, गवर्नमेंट, आरबीआई, लोकल अथॉरिटी और कोई भी कॉर्पोरेशन अंडर एनी स्पेशल लॉ, गवर्नमेंट, आरबीआई, लोकल अथॉरिटी, लॉ में कोई कॉर्पोरेशन बनाए उनके ऊपर एससीआरए अप्लाई नहीं होगा। दूसरा, कन्वर्टेबल बॉन्ड, शेयर, वारंट, ऑप्शन है राइट, इनके ऊपर एससीआरए अप्लाई नहीं होगा। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट को जिस पे भी लगता है उसके ऊपर से भी एससीआरए की एप्लीकेबिलिटी हटाई जा सकती है। बहुत ज्यादा आसान। इसके बाद में वो लेकर आते हैं हमारे कुछ की डेफिनेशंस, एकदम सिंपल। स्टॉक एक्सचेंज क्या होगा, स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, गवर्निंग सिक्योरिटी और डेरिवेटिव। यहां पर अगर मैं बात करता हूं स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट, एकदम सिंपल। स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट पहला डेफिनेशन है, यहां पे डिपेंड करता है स्पॉट डिलीवरी के केस में कि शेयर्स में आप फिजिकल एक्सचेंज हो रहा है या फिर डीमैट फॉर्म में हो रहा है। अगर फिजिकल फॉर्म में शेयर्स एक्सचेंज हो रहे हैं, वेयर द डिलीवरी एंड पेमेंट टेक्स प्लेस ईदर ऑन द और ऑन द नेक्स्ट डे। अगर एक्चुअल डिलीवरी एंड एक्चुअल पेमेंट सेम डे या नेक्स्ट डे पे हो रहा है तो उसे कहते हैं हम स्पॉट डिलीवरी। एंड इफ द शेयर्स आर हेल्ड इन बाय डिपॉजिटरी फॉर्म, व्हेन द डिपॉजिटरी ट्रांसफर्स द शेयर्स फ्रॉम वन बेनिफिशियल ओनर्स अकाउंट टू अनदर बेनिफिशियल ओनर्स अकाउंट। काफी आसान, एकदम मजे में। चलो, इस जो लोग इसको ऑनलाइन अटेंड करें एकदम घबराना मत कि मैं ऐसे टीड़ा नहीं देख रहा हूं, मैं लोग यहाँ बैठे हैं, ठीक है, एकदम नॉर्मल है सब कुछ। चलो यहां पर आते हैं, इट्स ओके, ध्यान दो, यहाँ पे बहुत इजी चैप्टर है, मजे से रहो। नेक्स्ट चैप्टर में इनको मैं जबरदस्तियां बिठा दूंगा, ठीक है, आप टेंशन मत लो। चलिए, स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट बहुत आसान है। वेन एवर 2 पॉइंट बनते हैं। स्पॉट डिलीवरी मीन्स
इफ एक्चुअल पेमेंट एंड एक्चुअल डिलीवरी टेक्स प्लेस इधर ऑन द सेम डे और ऑन द नेक्स्ट डे, इसमें हम जो ट्रांजिशन का टाइम है उसको इग्नोर कर देते हैं. इफ द शेयर्स आर हेल्ड इन बाय डिपॉजिटरी मोड, व्हेन द डिपॉजिटरी ट्रांसफर द शेयर्स फ्रॉम वन बेनिफिशियल ओनर अकाउंट टू अनदर बेनिफिशियल ओनर अकाउंट, ये हो गया स्पॉट डिलीवरी. फिर आता है स्टॉक एक्सचेंज, बहुत ही प्यारा डेफिनेशन है. स्टॉक एक्सचेंज का मतलब हो गया आपका, पहले तो ये एनी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, पहले स्टॉक एक्सचेंज बॉडी ऑफ इंडिविजुअल था. सो एनी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल whether incorporated or not constituted before corporatization and demutualization. corporatization और demutualization के पहले कोई भी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, भले इनकॉर्पोरेट हुआ है या नहीं हुआ है, वो भी स्टॉक एक्सचेंज हो सकता था. लेकिन उसके बाद में अब बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेट कंपनीज एक्ट, वेदर अंडर अ स्कीम ऑफ कॉर्पोरेटाइजेशन डिम्यूचुअलाइजेशन और अदरवाइज, ये है स्टॉक एक्सचेंज. समझना अच्छे से. यहां तक उन्होंने बोला वो तो मेन पॉइंट है ही नहीं. ये क्या बोल रहे हैं, एनी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल prior to corporatization demutualization or any body corporate under corporatization demutualization otherwise. main definition अब आती है, which is created for the purpose of assisting, regulating, controlling the business of buying, selling or dealing in securities. अब ये definition कैसे ध्यान रखना है, what is stock exchange, कोई भी भले ही वो body of individual हो या फिर बॉडी कॉर्पोरेट हो, ये तो बात की बात है, ये यहां पे कुछ आ जाएगा. लेकिन मेन चीज है, ये क्रिएट हुई है फॉर असिस्टिंग, रेगुलेटिंग, कंट्रोलिंग द बिजनेस ऑफ बाइंग, सेलिंग एंड डीलिंग इन सिक्योरिटीज. अब अगर वो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है तो वो हुआ होगा प्रायर टू डीम्यूचुअलाइजेशन एंड कॉर्पोरेटाइजेशन. सो एनी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल विच इज क्रिएटेड प्रायर टू डीम्यूचुअलाइजेशन और कॉर्पोरेटाइजेशन, और एनी बॉडी कॉर्पोरेट विच इज क्रिएटेड अंडर द स्कीम ऑफ demutualization, corporatization और otherwise, उसके बाद मेन डेफिनेशन which is for assisting, regulating, controlling the business of buying, selling and dealing in securities. मेन की यहां पे आ जाती है. उसके बाद में हम जाते हैं रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज. क्या होता है, एक ऐसा स्टॉक एक्सचेंज which is recognized for the time being. गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बहुत अच्छा, इसको गिल्ट एजेड सिक्योरिटी भी बोलते हैं. इससे फुद्दू तो डेफिनेशन नहीं बनी. गवर्नमेंट सिक्योरिटी मीन्स सिक्योरिटी क्रिएटेड एंड इशूड बाय गवर्नमेंट. नाचो. तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी रिफर्स टू सिक्योरिटी व्हिच इज क्रिएटेड एंड इशूड बाय गवर्नमेंट. अब गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी आ सकता है. फॉर द पर्पस ऑफ रेजिंग अ पब्लिक लोन. क्यों था, क्योंकि गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत थी. तो व्हाट डू यू मीन बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटी? गवर्नमेंट सिक्योरिटी मीन्स अ सिक्योरिटी क्रिएटेड और इशूड फॉर द पर्पस ऑफ रेजिंग अ पब्लिक लोन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एनी अथॉरिटी. ठीक है, वेदर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट. एससीआरए ने के पहले भी अगर गवर्नमेंट ने कोई सिक्योरिटी रेस की तब भी उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी कहते थे. एससीआरए ने के बाद भी रेस की तब भी उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी कहते थे. फिर आता है हमारा डेरिवेटिव. डेरिवेटिव अब समझ में आएगा परफेक्टली. डेरिवेटिव इंक्लूड्स, इन्होंने डेरिवेटिव मींस नहीं बोला, डेरिवेटिव इंक्लूड्स, तो इन्होंने डेफिनेशन ही इंक्लूसिव दी है. डेरिवेटिव इंक्लूड्स 1, 2, 3 एंड 4. इसमें से फोर्थ को पढ़ते हैं. सच अदर इंस्ट्रूमेंट एज बी डिक्लेयर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू बी डेरिवेटिव. तो तीन ही पॉइंट पढ़ने रहे हमको. डेरिवेटिव इंक्लूड्स 1, 2 एंड 3. फोर्थ तो कहता है कोई और इंस्ट्रूमेंट भी जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट कह देगा क्या डेरिवेटिव, वो भी डेरिवेटिव है. लेकिन मेन चीज होगी डेरिवेटिव में तीन चीजें इंक्लूड होगी. क्या? अ सिक्योरिटी डिराइव फ्रॉम अ डेट इंस्ट्रूमेंट, शेयर और लोन, वेदर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, रिस्क इंस्ट्रूमेंट और कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस और एनी अदर फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी. मतलब एक सिक्योरिटी डिराइव्ड फ्रॉम अ डेट इंस्ट्रूमेंट, शेयर और लोन. फिर आगे तो उन्होंने कह दिया भले ही वो सिक्योर्ड हो या अनसिक्योर्ड हो, रिस्क इंस्ट्रूमेंट हो या कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस हो या कोई और फॉर्म हो, वो सब ठीक है. पर कोई भी ऐसी चीज जो अपनी वैल्यू को डिराइव कर रहा है फ्रॉम अ डेट इंस्ट्रूमेंट, शेयर और लोन. 1. दूसरा, अ कॉन्ट्रैक्ट विच डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम द प्राइस ऑफ इंडेक्स और प्राइसेस ऑफ अंडरलाइंग सिक्योरिटी. किसी और इंडेक्स या किसी अंडरलाइंग सिक्योरिटी से अपने वैल्यू को डिराइव करता है. और थर्ड कह दिया उन्होंने कमोडिटी डेरिवेटिव. तो डेरिवेटिव करके उन्होंने तीन चीजें बता दी. कमोडिटी डेरिवेटिव इज ऑल्सो डेरिवेटिव. डेट के ऊपर जो अपनी वैल्यू को डिराइव करता है वो भी डेरिवेटिव, और कोई इक्विटी शेयर के ऊपर भी वैल्यू को डिराइव करेगा वो भी डेरिवेटिव. अच्छे समझते हैं. 3 पॉइंट. पहला, डेरिवेटिव मीन्स अ सिक्योरिटी विच इज डिराइव फ्रॉम अ डेट इंस्ट्रूमेंट, लोन और एनी शेयर. कोई भी शेयर से अपनी वैल्यू को डिराइव करता है वो भी डेरिवेटिव है. कोई लोन से अपनी वैल्यू को डिराइव करता है वो भी डेरिवेटिव है. कोई डेट इंस्ट्रूमेंट से वैल्यू को डिराइव करेगा वो भी डेरिवेटिव है. दूसरा, कोई भी इंस्ट्रूमेंट विच डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम द वैल्यू ऑफ इंडेक्स और एनी अंडरलाइंग सिक्योरिटी, वो भी डेरिवेटिव है. और तीसरा, कमोडिटी डेरिवेटिव भी डेरिवेटिव है. डेरिवेटिव का मेन की ये ध्यान रखना, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती है. डेरिवेटिव रिफर्स टू एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच डज नॉट हैव वैल्यू, एनी वैल्यू ऑफ इट्स ओन, व्हिच डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम द वैल्यू ऑफ इट्स अंडरलाइंग असेट. जिसका खुद का वैल्यू नहीं है, किसी और के वैल्यू से अपने वैल्यू को डिराइव करता है. अब किसी और में इन्होंने क्या क्या एग्जांपल दे दिया है. अगर आप किसी कमोडिटी से भी अपने वैल्यू को डिराइव करते हो, आप डेरिवेटिव हो. आप किसी इंडेक्स से, सेंसेक्स, निफ्टी, इनसे भी वैल्यू को डिराइव करते हो, आप डेरिवेटिव हो. किसी अंडरलाइंग सिक्योरिटी से भी वैल्यू को डिराइव करते हो, आप डेरिवेटिव हो. आप डेट इंस्ट्रूमेंट, शेयर, लोन, किसी से भी वैल्यू को डिराइव करते हो, आप डेरिवेटिव हो. याद करो, हम लोगों ने पुट कॉल ऑप्शन के क्वेश्चंस करें.
हमेशा हमारा ये जो पुट ऑप्शन था, कॉल था, ये किसी शेयर का होता था ना। जैसे कि हमने एक्स लिमिटेड के शेयर पे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है, तो हमारा जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट था उसमें उसकी वैल्यू निकालते थे, तो उसकी वैल्यू हमेशा डिपेंड करती थी कि मार्केट प्राइस ऑन ड्यू डेट क्या है। तो मतलब यही हुआ कि हमारे ऑप्शन का वैल्यू कितना है ये पता चलेगा इफ वी नो द वैल्यू ऑफ दैट शेयर ऑन द ड्यू डेट। तो हमारे ऑप्शन का वैल्यू डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ द शेयर पे। तो डेरिवेटिव इंक्लूड करके उन्होंने कुछ डेफिनेशन दे रखी है। फिर ये कहते हैं कमोडिटी डेरिवेटिव। ये हमारे सिलेबस में स्ट्रिक्टली नहीं है, ये आप लोगों ने अपने आसपास देखा होगा कभी कुछ लोगों को एमसीएक्स में ट्रेड करते हुए, गोल्ड सिल्वर खरीदते बेचते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। इसके अंदर कमोडिटी डेरिवेटिव मींस अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द डिलीवरी ऑफ सच गुड्स as be notified by government in the official gazette and which is not a ready delivery contract। क्या आप कभी भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स तो वो कमोडिटी डेरिवेटिव, या फिर इवन द कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर डिफरेंसेस। तो कमोडिटी डेरिवेटिव मींस अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स और फॉर डिफरेंस। मतलब आप आज सिल्वर खरीद रहे हो, आपने फोन किया कि मुझे सिल्वर लेना है, आज का रेट क्या है, वो एक रेट का आपने 2 महीने बाद के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। उसमें एक्चुअली सिल्वर डिलीवर भी हो सकता है या फिर ड्यू डेट पे जो प्राइस डिफरेंस होगा, प्रॉफिट या लॉस, वो आपको दे दिया जाएगा। तो कमोडिटी डेरिवेटिव रिफर्स टू कॉन्ट्रैक्ट व्हिच कैन एक्चुअली हैव डिलीवरी और इट कैन बी अ कॉन्ट्रैक्ट ओनली फॉर डिफरेंसेस एंड द वैल्यू ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट विल बी डिपेंडिंग ऑन वैल्यू ऑफ सिल्वर, गोल्ड या जो भी हम करना चाहें। एमसीएक्स बहुत ही पॉपुलर कंसेप्ट है। खैर आज तो मार्केट वैसे ही बहुत गरीबी, ठीक है, आज तो वैसे ही मार्केट ने मचा रखा है। 25 नवंबर का दिन है, आज बहुत खास दिन है क्योंकि इलेक्शन का रिजल्ट आया है और इलेक्शन के रिजल्ट के बाद आज पहला दिन जब मार्केट खुला है, आज निफ्टी 350 पॉइंट खुला था, 350-400 पॉइंट पे ओपन हुआ है, विच इज रेयर। 6 महीने में एक बार ही देखने का मौका मिलता है। बट अभी हम संभालते हैं अपने आप को क्योंकि हम रिवीजन के बीच में यहां पर आते हैं। तो हम बेसिक डेफिनेशंस की बात की है। अभी तक इस चैप्टर के अंदर हम डीप में गए नहीं है, अभी तक बहुत इजी चल रहा है। अभी तक चला है ऑब्जेक्टिव, रेगुलेशन, नॉन एप्लीकेबिलिटी, डेफिनेशन। चलो देखते हैं। ऑब्जेक्टिव 2 है, हमें अनडिजायरेबल ट्रेडिंग नहीं होने देनी है और हमें रेगुलेट करना है बिजनेस को। रेगुलेशन रूल्स 4 हैं, एक रेगुलेशन है, 3 रूल्स हैं। एक तो सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स 1957, फिर एक रेगुलेशन हो जाएगा सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन स्टॉक एक्सचेंज और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के लिए, रेगुलेशन 2018। फिर एक हो जाएगा सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन फॉर होल्डिंग ऑफ इंक्वायरीज एंड इंपोजिंग पेनल्टी 2005 एंड सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन अपील टू सेट रूल 2000। काफी आसान। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ एससीआरए। एससीआरए नहीं अप्लाई होता है कभी भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट पे, लोकल अथॉरिटी पे, कॉर्पोरेशन अंडर लॉ में, आरबीआई पे, इन पे नहीं। साथ ही साथ कोई भी आपके वारंट है, ऑप्शंस है, कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज है, उनके ऊपर भी एससीआरए अप्लाई नहीं होता। फिर की डेफिनेशंस पढ़ ली। स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट, एनी कॉन्ट्रैक्ट व्हिच प्रोवाइड्स फॉर ए actual payment and delivery either on the same day or on the next day. If the shares are held in by depository, when the depository transfers the shares from one beneficial owner's account to another beneficial owner's account. दूसरा stock exchange. Stock exchange could either be body of individual prior to corporatization demutualization or body corporate whether under corporatization demutualization otherwise for assisting, regulating, controlling the business of buying, selling and dealing in securities. खत्म। फिर recognized stock exchange nothing, a stock exchange which is recognized for the time being. Government security, a security which is issued, created and issued by central government, state government, local authority for the purpose of raising a public loan. और फिर derivative पढ़ लिया हमने कि derivative includes करके 3 चीज आ जाती है। commodity derivative, any instrument that derives its value from share, loan or debt security, any instrument that derives its value from index or any underlying security. यहां तक हम लोग आ चुके हैं इस चैप्टर के अंदर। यहां तक के पार्ट को मैं कह देता हूं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन हाय हेलो हुआ, वार्म अप हो गया। इसके बाद में सारे कोर टॉपिक शुरू हो जाते हैं। यहां से यहां तक सब कोर टॉपिक चलेंगे। फिर लास्ट में एक सेपरेट पार्ट सी मानते हैं सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग। फेवरेट टॉपिक है पेपर चेकर का, पेपर सेटर का। चलो, रिकॉग्निशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, बहुत ही आसान। अजी रिकॉग्निशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज ये क्या कहता है? ये कहता है कि कोई भी स्टॉक एक्सचेंज जो भारत में है, 1956 के पहले के स्टॉक एक्सचेंज जिनको रिकॉग्निशन नहीं मिला है, 1956 के स्टॉक एक्सचेंज जिनको रिकॉग्निशन चाहिए, कोई भी ऐसा स्टॉक एक्सचेंज जिसको रिकॉग्निशन चाहिए, वो लोग क्या हो गया, कोई भी ऐसा स्टॉक एक्सचेंज जिसको रिकॉग्निशन चाहिए वो अप्लाई कर सकते हैं टू सेंट्रल गवर्नमेंट। तो मान लीजिए मैं 1955 में मेरा स्टॉक एक्सचेंज 80 से चला रहा हूं, 1956 में SCRA आ गया, उसने कह दिया अब तो आपको रिकॉग्निशन लेना ही पड़ेगा। अब मैं रिकॉग्निशन लेने के लिए जा रहा हूं तो मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एप्लीकेशन देना है, जो कि अब सेबी के पास आ चुकी पावर। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एप्लीकेशन देता था
एप्लीकेशन के साथ में दो चीजें देते थे, क्या? बायलॉज और रूल्स। हम एप्लीकेशन देते सेंट्रल गवर्नमेंट को, एप्लीकेशन के साथ में बायलॉज और रूल्स। रूल्स इन जनरल फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एंड इन पर्टिकुलर फॉर गवर्निंग बॉडी, ऑफिस बेरर्स, मेंबर्स एंड पार्टनरशिप एज अ मेंबर। अब ये जैसे ही मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देता था, उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट चेक करता था वेदर बायलॉज आर इन कन्फर्मिटी विद द रिक्वायरमेंट। हमने जो बायलॉज दिए हैं वो उनकी जरूरत के हिसाब से परफेक्ट है क्या? दूसरा, स्टॉक एक्सचेंज इज विलिंग टू कंप्लाई विद अदर कंडीशन, क्या स्टॉक एक्सचेंज बाकी सारी कंडीशन कंप्लाई करने के लिए रेडी है? एंड थर्ड, इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड और पब्लिक। अगर ये पब्लिक इंटरेस्ट और ट्रेड के इंटरेस्ट में है तब जाके वो मुझे रिकॉग्निशन दे देते थे। रिकॉग्निशन इज ग्रांटेड। रिकॉग्निशन देते समय वो मुझ पे कुछ कंडीशंस भी लगा सकते थे। कंडीशंस जैसे कि देयर हैज टू बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉट मोर देन 0 स्टॉक एक्सचेंज का बोर्ड। हमारे स्टॉक एक्सचेंज का जो बोर्ड बनेगा उसमें 3 सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, ऐसा। दूसरा, मेंबर्स की क्वालिफिकेशन, ब्रोकर कौन बन सकता है कौन नहीं। मेंबर्स हैव टू मेंटेन एन अकाउंट व्हिच हैज टू बी ऑडिटेड बाय सीए एंड कॉन्ट्रैक्ट्स डीलिंग को कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। इनको लेके कंडीशंस बना सकते थे और वो मुझे रिकॉग्निशन दे सकते थे। अगर रिकॉग्निशन को डिनाई करना है, दे हैव टू गिव मी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड एंड रीजंस। चलो याद ही कर लेते हैं फटाफट से। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज? कोई भी स्टॉक एक्सचेंज अगर बनना चाहता है, desires to be a recognized stock exchange, they have to make an application to central government, now SEBI. Application should be given along with bylaws and rules. The rules should be in general with respect to constitution of stock exchange and in particular with respect to these 4 things. Governing body कौन होगा आपके stock exchange का? Office bearers कौन होंगे? Members कौन होंगे? उनकी qualification वगैरह, and क्या partnership member बन सकता है क्या? ये सब चीजों के बारे में लिख के देना है। अब स्टॉक एक्सचेंज आपके बायलॉज रूल्स को देखता है और 3 चीजें चेक करता है। क्या डू दे सर्व द रिक्वायरमेंट अंडर द एक्ट? क्या सारे रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करते हैं क्या? वेदर इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड एंड पब्लिक इंटरेस्ट, यस। एंड वेदर डू वे रेडी टू कंप्लाई विद फर्दर कंडीशंस, यस। तीनों चीजें यस है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकॉग्निशन दे देगा। वो साथ में एडिशनल कंडीशन लगा सकता है, जैसे कि 3 रिप्रेजेंटेटिव सेंट्रल गवर्नमेंट के आएंगे हमारे पास। हमारे यहाँ पे कौन मेंबर क्वालिफिकेशन कौन रख सकता है? हु इज क्वालिफाइड टू बी मेंबर। देयरआफ्टर जो भी मेंबर्स हैं उनको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना, उनका ऑडिट करेगा सीए, और हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे रेगुलेट होंगे, इन सबके रूल्स रेगुलेशन हो सकते हैं। एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, वैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है टू इवन विथड्रॉ द रिकॉग्निशन। बहुत ही सिंपल है ये तो। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को कभी भी लगता है दैट सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑफ द ओपिनियन इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड एंड पब्लिक इंटरेस्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट को कभी भी लगता है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट या इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड है, ऊपर देखो इसी ग्राउंड पे तो उनको रिकॉग्निशन दिया भी था दैट इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड एंड पब्लिक इंटरेस्ट। लेकिन अगर उनको कभी बाद में लगता है कि नहीं यार इस स्टॉक एक्सचेंज को तो विड्रॉ कर देना इज इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड, जैसे पूना स्टॉक एक्सचेंज को विड्रॉ कर दिया गया, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है दे हैव द ओपिनियन इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड एंड पब्लिक इंटरेस्ट टू विड्रॉ द रिकॉग्निशन, दे गिव अ नोटिस। अगर उनको लगता है तो वो नोटिस देते हैं स्टॉक एक्सचेंज को कि हम आपको विड्रॉ करने का सोच रहे हैं, आपको कुछ कहना है तो कह दो। उनको मिली एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड और उसके बाद में हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट कर देता है रिकॉग्निशन को विड्रॉ। जब भी विड्रॉ करते हैं इवन रिकॉग्निशन ग्रांट करते हैं, इट इज पब्लिश्ड इन ऑफिशियल गजेट ऑफ द स्टेट एज वेल एज इंडिया। रिकॉग्निशन देते समय भी लेते समय भी इट इज पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया। काफी आसान। 2 टॉपिक हुए, स्टॉक एक्सचेंज को रिकॉग्निशन कैसे मिलता है और स्टॉक एक्सचेंज का रिकॉग्निशन कैसे विड्रॉ हो जाता है। पहले ये बहुत हॉट टॉपिक्स हुआ करते थे बट कुछ सालों से इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा नहीं जा रहा है, बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। और दूसरी चीज 2024 2025 में ये कहां रेलेवेंट है कि कौन सा 1956 में स्टॉक एक्सचेंज कैसे बने, तो प्रैक्टिकली रेलेवेंट ही नहीं है बट मॉड्यूल में भी है तो हम इसको पढ़ के जाते हैं। फिर आता है हमारा पावर्स अंडर एससीआरए, ये भी थोड़ा सा लेस हॉट टॉपिक्स में आ जाता है कि कैसे एससीआरए क्या क्या पावर है। एससीआरए में सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट में 3 लोगों को पावर दी है। पहले दिया पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत सारी पावर दी। पावर ऑफ सेबी थोड़ी सी, पावर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज को दिया ही नहीं है, बस एक्टिंग की, ऐसा हाथ आगे करो, हाँ ये कुछ दिख नहीं रहा है, अरे एक्टिंग करो कुछ मिला, तो कुछ मिला ही नहीं है, स्टॉक एक्सचेंज को कुछ भी नहीं मिला है बट फिर भी बताने के लिए उन्होंने कुछ पावर दी है। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, पहला टू कॉल फॉर पीरियोडिकल रिटर्न एंड डायरेक्ट इंक्वायरीज। इसमें कहते हैं कि सेंट्रल स्टॉक एक्सचेंज और उनके हर मेंबर को मेंटेन और प्रिजर्व करना पड़ेगा 5 सालों तक हर बुक्स ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है। सेबी को अगर कभी भी लगता है तो सेबी कैन कॉल एनी बुक्स और डॉक्यूमेंट्स एंड अपॉइंट एनी पर्सन टू टेक दी इंक्वायरी। तो सेबी किसी व्यक्ति से कोई इंफॉर्मेशन वगैरह मांग सकता है, उनको इंफॉर्मेशन देना होगा, सेबी अपॉइंट कर सकते हैं इंक्वायरी करने के लिए। स्टॉक एक्सचेंज बाउंड टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट। कभी भी अगर सेबी ने किसी भी स्टॉक एक्सचेंज से मांगा कि डॉक्यूमेंट दो, तो स्टॉक एक्सचेंज को डॉक्यूमेंट भी देना पड़ेगा। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं याद रखना है, कैसे स्टॉक एक्सचेंज रिकॉग्नाइज होते हैं।
कैसे स्टॉक एक्सचेंज रिकॉग्नाइज होते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर धाक जमा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कह रहा है कि ये सब बुक्स मेंटेन करो 5 साल तक, ठीक है, हम कोई भी इंफॉर्मेशन मांगेंगे तो दे देना, हम किसी को अपॉइंट भी कर सकते हैं आपकी इंक्वायरी करने के लिए, एंड जो जो डॉक्यूमेंट मांगेंगे वो आपको देना होगा, ठीक है। उसके बाद में जब भी हमने ऑर्डर किया, यू आर बाउंड टू प्रोड्यूस इट बिफोर द अथॉरिटी ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड एवरीथिंग इन योर कस्टडी। ये सब लोग जो स्टॉक एक्सचेंज में काम करते हैं। तो बेसिक पावर है स्टॉक सेंट्रल गवर्नमेंट की टू ऑर्डर स्टॉक एक्सचेंज टू मेंटेन द बुक्स, मेंटेन द इंफॉर्मेशन, एंड जब भी हमको इंफॉर्मेशन या बुक्स मांगेंगे तो आपको वो सबमिट करना है। सेकेंड, टू डायरेक्ट रूल्स और मेक रूल्स। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो डायरेक्ट कर सकता है स्टॉक एक्सचेंज को टू मेक एनी रूल, कि भैया ये रूल आपको बनाना ही पड़ेगा। रूल्स जब भी हम किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के रूल बनाएंगे या उनके एग्जिस्टिंग रूल्स को अमेंड करेंगे, ये हम पब्लिश कर देते हैं इन ऑफिशियल गजेट। टू सुपरसीड गवर्निंग बॉडी ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। कभी भी अगर ऐसा लगा है कि हमको जो स्टॉक एक्सचेंज कर रहा है वो ठीक नहीं है, तो हम स्टॉक एक्सचेंज की गवर्निंग बॉडी को सुपरसीड करने की पावर भी रखते हैं। तो ये क्या कहता है देखना अच्छे से। अगर कभी भी स्टेप 1 सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट रिटर्न नोटिस देती है गवर्निंग बॉडी ऑफ स्टॉक एक्सचेंज को कि हे स्टॉक एक्सचेंज, इस दिन के लिए आपको रजिस्ट्रेशन दिया था, ये क्या कर रहे हो? सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिस के बाद स्टॉक एक्सचेंज अपनी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा कि अरे भैया ऐसी गलती हो गई या फिर ऐसा ऐसा हुआ है। उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट कैन फाइल द ऑर्डर टू सुपरसीड। क्या आप जो चाह रहे हो वैसा नहीं होगा, हम जो कह रहे हैं वैसा होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन सुपरसीड गवर्निंग बॉडी ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। उसके बाद में सुपरसीड करने के बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन अपॉइंट वन और मोर मेंबर टू एक्ट एज गवर्निंग बॉडी टेम्पररीली। जैसे कि हमें अगर लगता है कि गवर्निंग बॉडी पे काम करने के लिए 3-4 लोग हमारे चाहिए, तो हम अपॉइंट कर सकते हैं कि ये 3 लोग स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर काम करेंगे टेम्पररीली। और लास्ट आता है स्टेप 5 गवर्निंग बॉडी, उसके बाद में रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गवर्निंग बॉडी करेगा। स्टॉक एक्सचेंज अपने आप पे रिकॉन्स्टिट्यूट करेगा। अच्छे समझना कब होता है सुपरसीड। कभी भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि ये 6 लोग मिलकर स्टॉक एक्सचेंज चला रहे हैं, मान लो सूरत स्टॉक एक्सचेंज है, 6 लोग मिलकर चला रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं इनसे चलेगा नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस भेजता है कि भैया हम अपॉइंट करेंगे उन लोगों से, वो लोग स्टॉक एक्सचेंज चलाएंगे, आपसे नहीं चल रहा है। वो उनकी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देते हैं। उसके बाद में हम अपॉइंट कर देंगे कि ये लोग चलाने वाले हैं, एंड इन रीजनेबल टाइम फिर वो स्टॉक एक्सचेंज खुद की गवर्निंग बॉडी को चेंज करके नए लोगों को अपॉइंट करता है। पावर टू सुपरसीड द गवर्निंग बॉडी ऑफ एनी स्टॉक एक्सचेंज, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पास रखी है। उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट कैन सस्पेंड बिजनेस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। सेंट्रल गवर्नमेंट को कभी भी लगता है कि एक इमरजेंसी की सिचुएशन आ चुकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट को कभी भी लगता है इमरजेंसी की सिचुएशन आ चुकी है, तो वो स्टॉक एक्सचेंज के बिजनेस को चेंज भी कर सकते हैं। ये भी ऑफिशियल गजेट में पब्लिश करके करेंगे। इट इज डन इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड एंड पब्लिक इंटरेस्ट। सिंपल कि इमरजेंसी आ चुकी है, अब आपका बिजनेस स्टॉक एक्सचेंज का 5 दिन 10 दिन के लिए बंद रहेगा। तो इफ दे वांट दे कैन सस्पेंड द बिजनेस, बट दिस इज ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसी। एक बार का सस्पेंशन मैक्सिमम होता है फॉर अ पीरियड ऑफ 7 डेज, फिर हम उसको एक्सटेंड करवा सकते हैं, लेकिन एक बार में किसी भी स्टॉक एक्सचेंज को हम सस्पेंड कर सकते हैं ओनली फॉर 7 डेज। उसके बाद में टू प्रोहिबिट कॉन्ट्रैक्ट इन सर्टेन केसेस, अगर कभी भी लग रहा है कि अनडिजायरेबल स्पेकुलेशन हो रहा है, तो वो ऑफिशियल गजेट में नोटिफाई करके कुछ टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स को बंद करा सकते हैं। जैसे कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इंट्राडे कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होंगे, तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो पिछले पॉइंट में तो पूरे स्टॉक एक्सचेंज को सस्पेंड कर सकता है, या वो चाहे तो कुछ प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट्स को सस्पेंड कर सकता है कि वो नहीं होगा। फिर आता है टू ग्रांट इम्यूनिटी। अगर कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सेबी, अगर कभी भी सेबी के रिकमेंडेशन पे सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि किसी व्यक्ति को इम्यूनिटी देनी चाहिए, तो वो इम्यूनिटी दे सकते हैं। कैसे होता है ये? स्टेप 1, कोई भी व्यक्ति इज एलिज्ड टू हैव वायलेटेड एनी प्रोविजन ऑफ सेबी एक्ट रूल रेगुलेशन। कोई भी व्यक्ति है उसने सेबी के कोई रूल्स रेगुलेशन को वायलेट किया है, एक व्यक्ति है उसने सेबी के रूल्स रेगुलेशन को वायलेट किया। स्टेप 1। स्टेप 2, बिफोर एनी प्रोसिक्यूशन, उसको पकड़ते हैं हम, उसके पहले ही वो व्यक्ति ने खुद ने आके फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर दे दिया अबाउट द वायलेशन कि भैया मुझसे ऐसा हो गया था, उसने खुद ने आके बता दिया है। ठीक है, अगर ऐसा केस है सेंट्रल गवर्नमेंट कैन रेकमेंड सेबी, सेबी कैन रेकमेंड सेंट्रल गवर्नमेंट कि सेंट्रल गवर्नमेंट सुनना ऐसा ऐसा है, तो इसके ऊपर हम ऐसा पनिशमेंट वगैरह नहीं रखना चाहते हैं। वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट मे ग्रांट इम्यूनिटी और इंपोज एनी कंडीशन सब्जेक्ट टू विच इम्यूनिटी कैन बी ग्रांटेड टू सच पर्सन। इफ दैट पर्सन डज नॉट कंप्लाई विद द कंडीशन, इम्यूनिटी विल बी विड्रॉन। अब ये क्या है, मान लीजिए मुझसे कुछ वायलेशन हो गया सिक्योरिटीज लॉ का, मेरे अगेंस्ट कोई केस फाइल नहीं हुआ है, मैं आगे बढ़ के सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गया कि सर मुझसे सिक्योरिटीज लॉ का वायलेशन हो चुका है, आप प्लीज मुझे माफ कर दो। वहां पे अगर सेबी भी रिकमेंडेशन देता है और सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि यार सही बात है, ये व्यक्ति ने खुद ने आके बताया हमें इस व्यक्ति को इम्यूनिटी देनी चाहिए, इसके अगेंस्ट हमें कंप्लेन फाइल नहीं करनी चाहिए, तो वो चाहे तो मेरे को इम्यूनिटी दे सकते हैं। अब ये कब होगा?
15 लोगों ने मिलकर कोई ऑफेंस किया था, मैं जाके कमिट कर दूंगा कि हम लोगों ने गलती की है, लेकिन ऐसा ऐसा है, आप बाकियों को भी पकड़ सकते हो, बट मुझे प्लीज माफ कर दो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट मुझे इम्यूनिटी दे सकता है कि चलो आपको इम्यूनिटी देते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन दो, आपको पूरा फाइन ऑफेंस सब बताना होगा। अगर मैं उनकी पूरी बात मान लेता हूं तो सेंट्रल गवर्नमेंट मुझे इम्यूनिटी दे देगा कि मेरे अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन नहीं होगा, बाकी लोगों के अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन होगा। ये पावर भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू ग्रांट इम्यूनिटी। फिर आता है टू डेलीगेट और टू मेक रूल्स। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो रूल बनाने की पावर भी किसी को दे सकता है, रूल बना भी सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो रूल बना भी सकता है या फिर रूल बनाने की पावर किसी को दे भी सकता है। अभी कौन कौन से केसेस में रूल बनाने की पावर है उनके पास? इंक्वायरी को लेके, रिकॉग्निशन को लेके, पीरियोडिकल रिटर्न्स को लेके, डॉक्यूमेंट्स कौन से मेंटेन करने, इंक्वायरी कौन करेगा, बायलॉस कैसे बनेंगे, इनके प्रकार के रूल्स। अब अगर यहां पे मैं रुक जाता हूं, एकदम अच्छे से समझना, जल्दबाजी नहीं, यहां पे आता हूं मैं। यस, पावर्स अंडर एससीआरए। तो पावर्स अंडर एससीआरए में कैसे पढ़ना है हमको? पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, पावर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज एंड पावर ऑफ सेबी। उसमें पावर ऑफ सेबी और पावर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज बहुत कम है, मेन है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। आपको ऐसे रटना नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है। व्हाट आर द पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट? आ गया तो भी बहुत इजी है, पर ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है जनरली। हमें बस एक एक पावर के अंदर का कंटेंट पता होना चाहिए कि कभी भी अगर 2-3 मार्क्स के लिए पावर के अंदर लिखना पड़े तो हम लिख पाए। चलो देखते हैं फुल स्पीड में सब लोग यहां पे। सबसे पहले पावर है टू कॉल फॉर पीरियोडिकल रिटर्न्स एंड डायरेक्ट इंक्वायरी। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो स्टॉक एक्सचेंज से पीरियोडिकल रिटर्न्स ले सकता है, उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए बोल सकता है, कोई भी इंफॉर्मेशन उनसे मांग सकता है और उनके ऊपर इंक्वायरी ऑर्डर कर सकता है। फिर आता है टू डायरेक्ट रूल्स एंड मेक रूल्स। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि कोई भी रूल्स बना सकता है वो, और वो ऑफिशियल गजेट में पब्लिश होगा। टू सुपरसीड, अगर कभी भी स्टॉक एक्सचेंज को ऐसा लगता है कि ये जो इनका करंट मैनेजमेंट है, और यार स्क्रीन की बात चला जाऊंगा, ये जो इनका करंट मैनेजमेंट है, वो करंट मैनेजमेंट जो है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो स्टॉक एक्सचेंज के मैनेजमेंट को सुपरसीड कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के। हम अपॉइंट कर रहे हैं, ये लोग मैनेज करेंगे। उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं टू सस्पेंड द बिजनेस। अगर कभी भी इमरजेंसी का सिचुएशन है तो सेंट्रल गवर्नमेंट बिजनेस सस्पेंड कर देगा, पूरा स्टॉक एक्सचेंज बंद रहेगा इतने दिन के लिए। वो कभी कभी चाहे तो पूरा बिजनेस नहीं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स को सस्पेंड कर सकते हैं। ये कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स आपके स्टॉक एक्सचेंज पे नहीं होंगे। इम्यूनिटी दे सकता है, कोई व्यक्ति आके पूरा डिस्क्लोजर दे रहा है ये गलती हुई थी, मेरे अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन मत करो, उसके अगेंस्ट अभी तक प्रोसिक्यूशन चालू नहीं हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो उसको इम्यूनिटी दे सकता है, सेबी रिकमेंडेशन देगा तो। लास्ट में टू डेलीगेट और टू मेक रूल्स, कि या तो वो खुद रूल्स बना सकते हैं या फिर सेबी को, आरबीआई को वो डेलीगेट कर सकते हैं कि आप भी हमारे रूल्स बना सकते हो। यहां तक हम लोग आ चुके हैं। दिस इज पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इसके बाद में आता है पावर ऑफ सेबी एंड रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। तो बहुत ईजी, वो तो बहुत ही ईजी दे रखा है। पावर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, देखना ये तो एक्टिंग की है बस, पावर देने की। चलो 3 पावर ले लो, 2 पावर ले लो, एक काम करो, 2 पावर कौन सी? पहला, टू मेक रूल्स रेस्ट्रिक्टिंग वोटिंग राइट, कि एवरी स्टॉक एक्सचेंज कैन मेक देयर ओन रूल्स। स्टॉक एक्सचेंज चाहे तो अपना रूल्स बना सकते हैं। किस प्रकार के रूल्स बना सकते हैं? रेस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट, कि वोटिंग राइट के लिए हम 1 पर्सन 1 वोट का रूल रखेंगे और प्रॉक्सी वगैरह अपॉइंट नहीं करने देंगे। इस प्रकार के हम रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं टू मेक रूल। तो स्टॉक एक्सचेंज के पास पावर है कि वो रूल बना सकते हैं। दूसरी पावर दी है कि वो बायलॉस बना सकते हैं। किसके लिए? क्लियरिंग हाउस, सेबी के पास सबमिशन कौन करेगा, पब्लिकेशन कैसा होगा, ब्लैंक ट्रांसफर होंगे या नहीं होंगे, रेगुलेशन प्रोविजन बायर और कैरी ओवर फैसिलिटी, फिक्सिंग ऑल्टरिंग पोस्टपोनिंग डेज ऑफ सेटलमेंट, लिस्टिंग कैसे होगी, सेटलमेंट क्लेम कैसे होंगे, फीस फाइन पेनल्टी, ब्रोकरेज, इस प्रकार की कोई भी चीज को लेकर रूल बनाने की पावर भी दी है, बायलॉस बनाने की पावर भी दी है। अच्छे समझना, याद रखना। पावर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज टू मेक रूल्स रेस्ट्रिक्टिंग वोटिंग राइट एंड टू मेक बायलॉस। स्टॉक एक्सचेंज के पास पावर है, स्टॉक एक्सचेंज के पास पावर है कि वो रूल्स बना सकता है रेस्ट्रिक्टिंग वोटिंग राइट, और वो बायलॉस भी बना सकता है। स्टॉक एक्सचेंज के पास पावर है कि वो रूल्स भी बना सकता है, बायलॉस भी बना सकता है। अब इस पूरी पावर का मजाक उड़ा देंगे वो। पावर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, सेबी, सेबी के पास पावर क्या है? सुनना अच्छे से। स्टॉक एक्सचेंज को पावर दी हमने कि वो रूल बना सकता है, बायलॉस बना सकता है। सेबी कैन मेक और अमेंड बायलॉस फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज ने जो भी बायलॉस बनाए, सेबी उसको बायलॉस को अमेंड कर सकता है, नए बायलॉस बना भी सकता है। इमेजिन करो, मैंने आप पूरी क्लास को राइट दे दिया है, अरे आप क्लास के कोई भी रूल बना सकते हो, तो मेरे पास राइट है कि आपके बनाए हुए रूल को मैं चेंज भी कर सकता हूं, मैं नए रूल भी बना सकता हूं। तो आपके रूल की क्या वैलिडिटी हुई? आपने कुछ भी रूल बनाया, अगले दिन मैंने आके चेंज कर दिया, तो ये तो बस एक्टिंग के लिए पावर दी है ना। तो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज जो पावर दी, पावर टू मेक बायलॉस एंड पावर टू मेक रूल्स। पावर टू मेक रूल्स की पावर दी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो जब भी चाहे चेंज कर सकती है, और बायलॉस चेंज करने की पावर दे दी सेबी को कि बायलॉस जब चाहे अमेंड कर सकता है, बायलॉस कुछ भी। सेबी कैन इशू डायरेक्शंस, सेबी जब चाहे डायरेक्शन इशू कर सकता है, और वो स्टॉक एक्सचेंज को करना पड़ेगा। टू मेक रेगुलेशन, ये तो सेबी को बहुत पावरफुल चीज दी है, सेबी कैन मेक रेगुलेशन, तभी तो आपका पूरा सिलेबस बना है। एलओडीआर रेगुलेशन, आईसीडीआर रेगुलेशन, ये सब सेबी के हैं। एंड टू एडजुडिकेट, कभी भी झगड़ा हो गया तो सेबी आके उसको एडजुडिकेट करेगा।
अब अगर यहां पे स्क्रीन गेली, आई 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 गई 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 गई, आई 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 बोलो, आई 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 आई। चलो अब ये चार्ट है, ये चार्ट भी अगर किसी ने याद रख लिया तो उसका एक बार सारा काम हो जाएगा। अच्छे से पढ़ा, फिर ये चार्ट, इस चार्ट में हमने क्या किया, एससीआरए की पावर, सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या पावर है, स्टॉक एक्सचेंज के पास क्या पावर है, और सेबी के पास क्या पावर है। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर हमने पढ़े, टू कॉल फॉर पीरियोडिकल रिटर्न, डायरेक्ट इंक्वायरीज, टू डायरेक्ट रूल्स और मेक रूल्स, टू सुपरसीड गवर्निंग बॉडी, टू सस्पेंड गवर्निंग बॉडी, टू प्रोहिबिट कॉन्ट्रैक्ट इन सर्टेन केसेस, ग्रांट इम्यूनिटी, डेलीगेट और टू मेक रूल्स। देखना अच्छे से, रूल बनाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पास रखी है, बायलॉज बनाने की पावर सेबी ने अपने पास रखी है। बायलॉज बनाने की पावर सेबी ने अपने पास रखी, रूल बनाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पास रखी, और स्टॉक एक्सचेंज को क्या पावर दी, टू मेक रूल्स और टू मेक बायलॉज। अब ये कुछ भी रूल्स या बायलॉज बनाएगा उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि कोई भी रूल को सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज कर सकता है, कोई भी बायलॉज को सेबी चेंज कर सकता है। एक्टिंग सेबी को और क्या पावर दी है, बायलॉज मेक कर सकता है, अमेंड कर सकता है, डायरेक्शन इशू कर सकता है, रेगुलेशन बना सकता है और एडजुडिकेट कर सकता है। एंड दीज आर पावर्स अंडर एससीआरए। एक बहुत ही फुद्दू से टॉपिक है, ये पूरा फुद्दू से टॉपिक यहां पे आके खत्म होता है। इसके अंदर सेबी की पावर है जो इशू टू डायरेक्शन, उसके अंदर क्या पढ़ते हैं अच्छे से देखना। सेबी के पास पावर है कि सेबी डायरेक्शन इशू कर सकता है, एकदम मजे से। अब ये क्या कहते हैं, सेबी को अगर कभी भी लगता है सिक्योरिटीज मार्केट के ऑर्डरली डेवलपमेंट के लिए, उसको कभी भी लगता है कि स्टॉक एक्सचेंज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के अफेयर्स जो हैं वो डेट्रीमेंटल तरीके से चल रहे हैं, या फिर टू सिक्योर प्रॉपर मैनेजमेंट, सेबी को कभी भी सिक्योरिटीज मार्केट के ऑर्डरली डेवलपमेंट के लिए उसको लग रहा है स्टॉक एक्सचेंज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के अफेयर्स डेट्रीमेंटल तरीके से चल रहे हैं, या फिर टू सिक्योर प्रॉपर मैनेजमेंट, उन सर्कमस्टांसेस के अंदर वो डायरेक्शन इशू कर सकता है टू स्टॉक एक्सचेंज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, एनी एजेंसी और पर्सन कनेक्टेड विद सिक्योरिटीज मार्केट और एनी कंपनी इज लिस्टेड और प्रपोज्ड टू बी लिस्टेड फॉर द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर एंड सिक्योरिटीज मार्केट। ये है। तो अभी क्या कह रहे हैं, आराम से समझते हैं कि सेबी को अगर कभी भी लगता है अपनी इंक्वायरी करने के बाद में, आफ्टर डूइंग अ थरो इंक्वायरी, सेबी को लगता है कि यार स्टॉक एक्सचेंज के अंदर सिक्योरिटीज मार्केट का ऑर्डरली डेवलपमेंट हमको चाहिए, कि मार्केट अच्छे से डेवलप नहीं हो रहा है, या फिर स्टॉक एक्सचेंज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के अफेयर्स डेट्रीमेंटल तरीके से चल रहे हैं। डेट्रीमेंटल मतलब नुकसानदेह, डिसएडवांटेजेस तरीके से, बुरे तरीके से चल रहे हैं। एंड टू सिक्योर द प्रॉपर मैनेजमेंट, इन केसेस में वो डायरेक्शन इशू कर सकता है किसी भी एजेंसी, किसी भी स्टॉक एक्सचेंज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट एंड इन्वेस्टर। और यहां पर हमारी एक बार पावर सारी कंप्लीट हो जाती है। यहां पर अगर हम देखते हैं, अब इसके बाद में टॉपिक चेंज होता है, पब्लिक इशू एंड लिस्टिंग। एससीआरए चैप्टर का जो सबसे ड्राई हिस्सा है, एससीआरए चैप्टर का सबसे ड्राई हिस्सा है, वो जो ड्राई हिस्सा है वही है ये पूरे पावर्स। पावर्स बहुत ही फुद्दू हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एससीआरए की डेफिनेशंस वगैरह दिखती है। हम एससीआरए को जब शुरू में पढ़ते हैं तो बहुत स्लो जाते हैं, क्योंकि पहले चैप्टर्स में से एक होता है। बट अब अगर देखें तो बहुत इजी बातें, कुछ रॉकेट साइंस है ही नहीं इसमें, बस इसमें पॉइंट याद रखने हमें बहुत सारे। अगला टॉपिक आता है पब्लिक इशू एंड लिस्टिंग, काफी इंटरेस्टिंग, काफी इजी। ये क्या कहता है, अच्छे समझना। कोई भी इशूअर अगर कभी भी सिक्योरिटीज इशू करना चाहता है पब्लिक को, तो मान लीजिए रिलायंस है, रिलायंस में भी सोच रहा है कि मुझे सिक्योरिटीज इशू करना है पब्लिक को, तो रिलायंस पे एक जिम्मेदारी है कि रिलायंस सिक्योरिटी पब्लिक को इशू करने के पहले उन सिक्योरिटीज के लिए स्टॉक एक्सचेंज से जाके पूछता है, हे स्टॉक एक्सचेंज, ये सिक्योरिटीज में इशू करने वाला हूं, आप इनको लिस्ट तो कर लोगे ना। बिफोर इशूइंग सिक्योरिटीज वी टेक एन अप्रूवल फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज फॉर लिस्टिंग। तो समझना अच्छे से, स्टेप 1 एप्लीकेशन फॉर लिस्टिंग हम देते हैं कि हे स्टॉक एक्सचेंज आप इनको लिस्ट कर लोगे ना। उसके बाद में स्टेप 2 में इश्यूअर कैन गिव ऑफर डॉक्यूमेंट। हम सबसे पहले अप्रूवल लेते हैं कि हम प्लीज वी वांट टू अप्लाई, वी वांट टू गेट आवर शेयर्स लिस्टेड, वी अप्लाई। उनका अभी तक रिप्लाई नहीं आया है, पर फिर भी हम शेयर्स को ऑफर डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। उसके बाद में ऑफर डॉक्यूमेंट देने के बाद में लोगों से एप्लीकेशन मनी भी आ जाता है स्टेप 3 में। स्टेप 4 में नाउ वी वेट फॉर अप्रूवल। अप्रूवल के बिना हम अलॉटमेंट कर नहीं सकते। फिर जैसे ही अप्रूवल मिला है, इफ वी वांट देन वी कैन मेक दी अलॉटमेंट, फिर हम अलॉटमेंट कर देते हैं। तो एकदम सिंपल सा है, इश्यूअर को अगर कभी भी सिक्योरिटीज का अलॉटमेंट करना है तो उसके पहले, इश्यू भी करना है तो उसके पहले हमें स्टॉक एक्सचेंज को देना पड़ता है एक एप्लीकेशन फॉर लिस्टिंग, क्या आप प्लीज लिस्ट कर दोगे क्या। स्टॉक एक्सचेंज के अप्रूवल के लिए रुकना नहीं है, जैसे ही एप्लीकेशन दिया हम शेयर्स को इश्यू करने के लिए एप्लीकेशन इनवाइट कर सकते हैं, लोगों के पैसे आ गए। अब हम अलॉट नहीं कर सकते, तो अप्रूवल नहीं आता है, जैसे अप्रूवल आएगा फिर हम कर देंगे अलॉटमेंट। याद आ रहा है क्या? यस। अब यहां पे एक इशू आ जाता है, अगर मान लीजिए हमने लोगों का पैसा तो ले लिया है, अलॉटमेंट करने ही वाले थे, लेकिन उसी के पहले क्या हो गया, एप्लीकेशन रिजेक्ट। अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, वील हैव टू रिफंड ईच एंड एवरी पेनी विथ एट द रेट ऑफ 15% पर एनम पोस्ट 8 डेज। तो अगर मान लीजिए एप्लीकेशन अभी रिजेक्ट हो गई हमारी स्टॉक एक्सचेंज से, तो हमें तुरंत सारे के सारे पैसे रिफंड करने विद इन 8 डेज। और अगर 8 दिन में हम रिफंड नहीं कर पाए तो पोस्ट 8 डेज हम पे लगेगा इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। और मैं बताऊं आपको, चलो वो आपको एंड में बताता हूं, ये 8 डेज का टाइम पीरियड भी रिड्यूस कर देते हैं।
8 डेज का टाइम पीरियड भी रिड्यूस कर दिया है, पर ठीक है। यहां पर आते हैं अभी हम लोग, उसके बाद में आते हैं कि हम कर क्या सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं। सर ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा डायग्राम दिख रहा है, बहुत ईजी है, समझना अच्छे से। अगर कभी भी स्टॉक एक्सचेंज ने आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया कि हम आपको लिस्ट नहीं कर रहे हैं, वी कैन फाइल एन अपील अगेंस्ट इट टू सैट। हम सैट के अपील फाइल कर सकते हैं विद इन 15 डेज। हम 15 दिन के अंदर एक अपील फाइल कर सकते हैं सैट, एंड इफ वी हैव सफिशिएंट कॉज इवन नेक्स्ट 1 मंथ में हम सैट के अपील फाइल कर सकते हैं। सैट का जैसे हमारी एप्लीकेशन लेके गए कि स्टॉक एक्सचेंज ने हमें रिजेक्ट कर दिया है, सैट क्या कर सकता है, वेरी सेटिसाइड कर सकता है हमारे ऑर्डर को, जो स्टॉक एक्सचेंज का ऑर्डर है उसको वेरी सेटिसाइड कर सकता है, ग्रांट कर सकता है लिस्टिंग परमिशन, या रिफ्यूज कर सकता है लिस्टिंग परमिशन, कि हमारी लिस्टिंग परमिशन को कह दिया अरे तुम लिस्ट हो गए, तुम टेंशन मत लो, या फिर हाँ भाई तुम लिस्ट नहीं हो गए, या फिर कुछ माइनर चेंज कर सकता है आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। सैट को कोशिश करना है कि जो भी ऑर्डर पास करेगा विद इन 6 मंथ्स कर दे, और सैट के ऑर्डर की कॉपी सेबी और सारी पार्टीज को भी जाएगी। एकदम सिंपल, ये पब्लिक इशू का पूरा प्रोविजन यहां पे खत्म हो गया है, आपको याद हो जाना चाहिए। फिर एक छोटा सा पॉइंट और है, स्टॉक एक्सचेंज के ऑर्डर के अगेंस्ट आप सैट में जा सकते हो विद इन 15 डेज और एक्सटेंडेड 1 मंथ। सैट के ऑर्डर के अगेंस्ट आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट के अंदर विद इन 60 डेज, और सफिशिएंट कॉज तो अनदर 60 डेज, बट सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं ओनली ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ। अब रुक जाओ, कोई जल्दबाजी नहीं। बिफोर गोइंग अहेड, पब्लिक इशू का टॉपिक पढ़ा, कंठस्थ करना इस टॉपिक को, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। ये टॉपिक क्या कहता है, जब भी किसी कंपनी को अपने शेयर्स को लिस्ट करना है, कभी भी किसी कंपनी को अगर अपने शेयर्स को लिस्ट करना है, तो अपने शेयर्स को लिस्ट करने के पहले, अपने शेयर्स को इशू करने के पहले उसको स्टॉक एक्सचेंज से अप्रूवल लेना पड़ता है कि मैं एक शेयर इशू करने वाला हूं, आप उसको लिस्ट कर दोगे क्या पहले से। हम जाते हैं स्टॉक एक्सचेंज के पास, एप्लीकेशन फॉर लिस्टिंग, हम रुकते नहीं हैं उनके अप्रूवल के लिए, हम सीधे शेयर्स को इशू कर देते हैं, लोगों का पैसा के कलेक्ट भी कर लेते हैं। अब हम वेट करते हैं कि अप्रूवल आए तो लिस्ट करें, अगर अप्रूवल आ गया तो शेयर अलॉट करके लिस्ट कर देते हैं। अगर अप्रूवल नहीं आया, मान लीजिए हम गए और स्टॉक एक्सचेंज ने अप्रूवल ही नहीं दिया, तो हमें पूरा का पूरा पैसा रिफंड करना पड़ता है विद इन 8 डेज, एंड 8 डेज की बात करेंगे तो इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। डन। इसके बाद में कहा यार सर, लेकिन अगर किसी अग्रीड पार्टी है, कोई कंपनी है, उसको स्टॉक एक्सचेंज ने मना कर दिया है, तो वो क्या कर सकता है, दे कैन मेक एन अपील टू सैट। तो कोई भी कंपनी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के ऑर्डर के अगेंस्ट सैट में अपील कर सकती है डायरेक्टली, सभी अभी नहीं, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के ऑर्डर के अगेंस्ट सीधा सैट में जा सकती है विद इन 15 डेज, और अगर सफिशिएंट कॉज तो नेक्स्ट 1 मंथ। अब यहां पे जैसे ही हमारी एप्लीकेशन गई है सैट के पास में, सैट क्या कर सकता है, हमको लिस्टिंग अप्रूवल दे देगा, या फिर हमारी लिस्टिंग रिजेक्ट कर देगा, या वेरी सेटिसाइड कर सकता है ऑर्डर को। ये ऑर्डर जो भी सैट पास करेगा, हमें अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने के बाद पास करेगा, ये ऑर्डर की कॉपी दोनों को भेजी जाएगी, और ये ऑर्डर सैट कोशिश करेगा, विल ट्राई एंड मेक श्योर कि विद इन 6 मंथ्स हो जाए, बस। और अगर हम सैट के ऑर्डर से भी खुश नहीं है, तो हम जा सकते हैं टू सुप्रीम कोर्ट विद इन 60 डेज, एंड इफ वी हैव सफिशिएंट कॉज इन नेक्स्ट 60 डेज। बहुत ही तूफान। हम कहां तक पहुंच चुके हैं, हम यहां तक चीजों को याद कर चुके हैं। टिंग 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 टिंग, नहीं टिंग। अब हमें ये कुछ पेनल्टीज, ऑफेंसेस और प्रोसीजर देखना है। ये एक बार देख लिया, फिर सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स बचते हैं, लेकिन पहले हम जाते हैं पेनल्टीज। एग्जाम में हमारे मार्क्स कट कैसे करेगा वो, हाँ, पर उसके लिए पढ़ना पड़ेगा आपको। चलो, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, चलो रुक जाओ। हाँ चलिए, यहां पर आते हैं हम लोग पेनल्टीज एंड प्रोसीजर के ऊपर। चलिए, अगर कोई भी सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट की आपने वायलेशन किया, तो ये कहते हैं ये कहते हैं दैट शेल विदाउट प्रेजुडिस टू एन अवार्ड ऑफ पेनल्टी बाय एडजुडिकेटिंग ऑफ सेबी अंडर दिस एक्ट ऑन कन्विक्शन बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 10 years और विद फाइन व्हिच मे एक्सटेंड टू 25 crore और विद बोथ। कि एडजुडिकेटिंग ऑफिसर और सेबी ने जो भी आपके अगेंस्ट इंपोज किया पनिशमेंट, उसके अलावा आपके ऊपर 10 years तक का इंप्रिजनमेंट हो सकता है और 25 crore तक का फाइन हो सकता है, फिर बोथ हो सकता है। आपने कोई भी वायलेशन किया एससीआरए का, तो सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के तहत आपने इस एक्ट का वायलेशन किया है अगर, तो जो भी सेबी या एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने आपको पनिशमेंट दिया, उसके अलावा 10 years तक का इंप्रिजनमेंट, 25 crore तक की पेनल्टी आपको हो सकती है। और उसके बाद में कहते हैं विदाउट प्रेजुडिस टू एनी अवार्ड ऑफ पेनल्टी बाय एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ऑन कन्विक्शन पनिशमेंट विद एन इंप्रिजनमेंट ऑफ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड 10 years और विद फाइन व्हिच मे एक्सटेंड 25 crore और बोथ सेम। तो आपको ध्यान रखना है, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के तहत अगर कभी भी कोई वायलेशन करते हैं आप, तो फिर आपको जो भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने पेनल्टी इंपोज की वो तो की है, उसके अलावा
10 ईयर्स तक का इंप्रिजनमेंट हो सकता है, या फिर 25 करोड़ तक की फाइन हो सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में लेके जाते हैं अपील टू सैट, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। ऑफेंसेस वापस सेम चीज, shall be punishable with an imprisonment which may extend to 10 years or with fine which may extend to 25 crore और both। तो एकदम सिंपल है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने आपकी इंपोज किए हुए फाइन के अमाउंट को पे नहीं किया, तो क्या हो जाता है कि आपके ऊपर इंप्रिजनमेंट हो जाता है फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 1 मंथ। याद आ रहा है कि नॉर्मली अगर आपने कुछ भी गलत किया है तो आप पे 10 ईयर्स तक का इंप्रिजनमेंट, मैक्सिमम 25 करोड़ तक की पेनल्टी और बोथ। लेकिन अगर आपने आपको बताया गया फाइन का अमाउंट पे ही नहीं किया है, तो आपको मिनिमम 1 मंथ का इंप्रिजनमेंट, मैक्सिमम 10 ईयर्स का और 25 करोड़ का पेनल्टी और बोथ, ये मिनिमम 1 मंथ एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। यहां तक हम लोग आ चुके हैं, और मैं प्रैक्टिकली बताऊं तो ये चैप्टर यहां पे हो जाता है खत्म। रुकना, SCRA पढ़ेंगे, लेकिन इस चैप्टर का जो सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट का मेन पार्ट है वो यहां पे खत्म हो जाता है। फिर एक एक्स्ट्रा चीज आती है, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स, एकदम आराम से, बहुत अच्छे से पढ़ना आगे का पार्ट भी, पर यहां तक का पार्ट एक बार फटाफट से देखते हैं कि हमको याद है क्या। पूरी क्लास का फोकस यहां पे। द पर्पस ऑफ दिस रिवीजन, द चैप्टर इज सो इजी एंड हमने रेगुलर बैच में इतना स्लो पढ़ा है कि चीजें बहुत इजी है। हाउएवर हमें पॉइंट्स याद भी रखने हैं, तो द पर्पस ऑफ दिस रिवीजन इसके पॉइंट याद हो जाए। आप थक के उनके पैर क्यों दबा रहे हो? नहीं, सब ठीक है। चलो इधर आते हैं, चलो संभालो, संभालो संभालो संभालो। मैं पता नहीं क्यों आपको वैक्यूम क्यों दे देता हूं, जैसे ही मैं हल्का सा वैक्यूम देता हूं आप लोग बह जाते हो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हे भगवान, बेशर्मो, क्या बोल रहे हो आप? पता है आपको एक ही चीज की चिंता है, कस्टर्ड कहां है? यस, चलो मार्केट भी तूफान है आज। गधों, मार्केट तूफान है। क्या आपने क्या वो लगा रखा है क्या, कुछ जूम करके दिख रहा है आपको सब कुछ? चलिए आते हैं, हम देखते हैं कि हमें चैप्टर याद है कि नहीं है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ा कि अनडिजायरेबल ट्रेडिंग नहीं होने देना है और रेगुलेट करना है बिजनेस को अच्छे से। फिर रेगुलेशन, 4 चीजें पढ़ी है। पहला है सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1950, रेगुलेशन रूल्स 1957, वो तो ठीक है। फिर आता है सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट क्लियरिंग कॉर्पोरेशन एंड स्टॉक एक्सचेंज रेगुलेशन 2018, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट होल्डिंग ऑफ इंक्वायरी एंड इंपोजिशन ऑफ पेनल्टी रूल 2005। उसके बाद में सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट अपील टू सेट रूल्स 2000। चलो हाँ, 2 आएंगे, एक सेट आ गया होगा, एक और आ रहा होगा। टोटल याद नहीं यार, 20 के आसपास किया होगा मैंने शायद से। हाँ आ गए क्या? ज्यादा लेके आया था 10, वो बोलना 10 एक्स्ट्रा है। हाँ इसलिए मैं बोल रहा था। तो अभी वो कितने लेकर आया है? हाँ हाँ, मैं ऑर्डर लिखना भूल गया था ना मेरे 2। इधर आओ गधों। चलो ऑब्जेक्टिव प्रीएम्बल, हाँ हम लोग कहां तक पहुंचे थे? यस, रूल्स। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ एससीआरए। एससीआरए अप्लाई नहीं करता है। एससीआरए कब अप्लाई नहीं करता है? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, आरबीआई, कोई भी कॉर्पोरेशन अंडर स्टैट्यूट, इन लोगों ने पे ऊपर एससीआरए अप्लाई नहीं करता है। फिर हमारी कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज हो गए, ऑप्शंस, राइट्स हो गए, इनके ऊपर एससीआरए अप्लाई नहीं करता है। फिर आता है हमारा की डेफिनेशन, स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ए, if spot delivery contract means a contract A in case when actual delivery and actual payment takes place either on the or on the next day. B, if the shares are held in by depository when the
when the depository transfers the shares from one beneficial owner's account to another beneficial owner's account. जबरदस्त. Stock exchange, body of individual prior to demutualization, corporatization, or any body corporate under demutualization, corporatization, otherwise, which is for the purpose of assisting, regulating, controlling the business of buying, selling and dealing in securities. फिर आ जाता है recognized stock exchange, a stock exchange which is recognized for the time being. फिर आता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी. गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक ऐसी सिक्योरिटी विच इज इशूड क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ रेजिंग अ पब्लिक लोन. डेरिवेटिव, डेरिवेटिव इंक्लूड्स तीन चीजें. एनी इंस्ट्रूमेंट विच डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम लोन, शेयर और डेट इंस्ट्रूमेंट. एनी इंस्ट्रूमेंट विच डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम इंडेक्स, अंडरलाइंग सिक्योरिटी और इवन अ कमोडिटी डेरिवेटिव. और लास्ट में आता है गवर्नमेंट कैन डेजिग्नेट एनी न्यू इंस्ट्रूमेंट आल्सो एज डेरिवेटिव. फिर आ जाता है हमारा रिकॉग्निशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. याद करो, कोई भी स्टॉक एक्सचेंज अगर बनना चाहता है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, तो वो एप्लीकेशन देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को. एप्लीकेशन के साथ में बायलॉज, रूल्स इन जनरल फॉर कॉन्स्टिट्यूशन बट इन पर्टिकुलर विद रिस्पेक्ट टू गवर्निंग बॉडी, मेंबर्स, ऑफिस बेरर्स एंड पार्टनरशिप एज अ मेंबर. उसके बाद में स्टॉक एक्सचेंज सेंट्रल गवर्नमेंट चेक करता है क्या ये इनका बायलॉज, रूल्स में सारी रिक्वायरमेंट कंप्लाइड है. डू दे अग्री टू कंप्लाई विद ऑल द फ्यूचर कंडीशन एंड वेदर इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड एंड पब्लिक इंटरेस्ट. तो वो हमें रिकॉग्निशन ग्रांट करता है. रिकॉग्निशन ग्रांट करते समय वो कंडीशंस भी रख सकते हैं, जैसे कि आपकी गवर्निंग बॉडी पे 3 लोग, नॉट मोर देन 3 बट 3 गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे. आपके जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंबर की क्वालिफिकेशन क्या होगी, मेंबर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंटेन करेगा, उनका ऑडिट होगा बाय सीए एंड कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे डील होंगे, ये सब भी रख सकते हैं. विड्रॉल ऑफ रिकॉग्निशन आता है फिर कि कभी भी अगर स्टॉक एक्सचेंज को ऐसा लगता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि किसी भी एंटिटी को विड्रॉ कर ले, स्टॉक एक्सचेंज का रिकॉग्निशन विड्रॉ कर लेना चाहिए, दिस इज इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड, तो वो उनको एक रिटर्न नोटिस देता है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देता है और विड्रॉ कर सकता है. उसके बाद में पावर, सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे पावर, स्टॉक एक्सचेंज बहुत सारे पावर, सेबी के. स्टॉक एक्सचेंज के 2 पावर बताओ. टू मेक रूल्स रेस्ट्रिक्टिंग वोटिंग राइट एंड टू मेक बायलॉज. सेबी के 4 पावर, टू मेक और अमेंड बायलॉज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, टू इशू डायरेक्शन, टू एडजुडिकेट एंड टू मेक रेगुलेशन. सेंट्रल गवर्नमेंट के तो बहुत सारे हैं इसे. फिर पब्लिक इश्यू लिस्टिंग हमने पढ़ा. कोई भी कंपनी को अगर कभी भी लिस्ट करनी अपनी सिक्योरिटीज, पहले उनको स्टॉक एक्सचेंज को अप्लाई करना होता है फॉर लिस्टिंग. स्टॉक एक्सचेंज को हमने जैसे ही अप्लाई कर दिया फॉर लिस्टिंग के लिए अप्लाई कर दिया, फिर हम सिक्योरिटी को इश्यू कर सकते हैं, लोगों से पैसे भी ले सकते हैं. जैसे ही अप्रूवल आएगा फिर हम सिक्योरिटीज को अलॉट करके लिस्ट कर देंगे. जबरदस्त. लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाता है कि हम लोगों ने हमने लिस्टिंग का अप्रूवल एप्लीकेशन दिया, सिक्योरिटी इशू कर दिए, पैसे आ गए और यहां से रिजेक्शन आ गया, तो अब क्या करेंगे? घर पे बात कर ली और उसी ने मना कर दिया, अब हम क्या करेंगे? अब क्या करो, अब आपको पूरा का पूरा करना पड़ेगा रिफंड. पूरा पैसा होगा यहाँ पे रिफंड हो जाना चाहिए विद इन 8 डेज. अगर 8 डेज की बात करेंगे तो आपको 15% पर annum का देना पड़ेगा इंटरेस्ट. उसके बाद में आता है कि आप चाहो अग्रीड पार्टी कैन मेक एन एप्लीकेशन टू सैट. अग्रीड पार्टी सैट के पास जा सकता है विद इन 15 डेज या फिर 1 मंथ का एक्सटेंशन सफिशिएंट केस. ठीक है. सैट क्या करेगा? सैट आपको कहती है लिस्टिंग अप्रूवल दे देगा या फिर लिस्टिंग रिजेक्ट कर देगा, वेरी सेट असाइड कर सकता है. ये सब सेट करने की कोशिश करेगा विद इन 6 मंथ्स. आपको अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड देगा और जो भी ऑर्डर्स है उनकी कॉपी दोनों पार्टीज को दी जाएगी. और फिर एक सुप्रीम कोर्ट, सैट के ऑर्डर से भी आप खुश नहीं है तो विद इन 60 डेज या फिर एडिशनल 60 डेज में आप सुप्रीम कोर्ट के पास एप्लीकेशन दे सकते हो. परफेक्ट, थैंक यू सो मच सर. नीचे सब लोगों ने ले लिया ना? क्यों? ओके चलो ठीक है, अपन देखते हैं. ठीक है सर. यस ओके. क्या कह रहा था मैं आपको? बेशर्मो. हाँ, सुप्रीम कोर्ट इश्यू जाते हैं ओनली ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ. छोड़ दो. अब आता है सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स 1957. चलो अच्छा, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स पढ़ाता हूं मैं आपको पहले. ए क्या कितना अजीब सा दिख रहा है ये. रुको एक से ओपन करो, फटाफट से एक शेयर करो, मुझे बताओ कि क्या प्लस माइनस है. जल्दी ओपन करो. मैम क्या कर रहे हो आप? मुझे टॉपिक पढ़ाना है. मैं क्या करूं? टॉपिक नहीं पढ़ाऊं क्या? क्या है मैम? अरे ये क्या हो रहा है? कोई बात नहीं. आप घबरा क्यों गए थे? ऐसे घबराना नहीं चाहिए ना, ऐसे देर में हो जाता है, वैसे आप घबरा जाते हो. चलो, पता नहीं रिवीजन के बीच में क्या क्या करना पड़ता है. जल्दी से पकड़ो. गार रहने दो.
जल्दी 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 पास करो। तो इसमें 20 मिनट लग जाते। हाँ, कहां तक पहुंच चुके हैं बेशर्मो? चीयर्स हो गया ना? चीयर्स मत करो मनोज, ये सब काट देना। अब रुको, अब एग्जैक्ट शॉर्टफॉल है। अरे इनको तो ठंडा लग रहा है, इनका ठीक है। अरे हाँ, आपको बहुत ठंडा लग रहा है ना, रुक जाओ। अरे वो पता नहीं क्यों। एक गधों, जल्दी से पकड़ो। यस। अरे मैं पढ़ाऊं कि ये करूं? मनोज ये सब काट देना। जल्दी से जल्दी से। ए नहीं, मैं रिवीजन कंटिन्यू करूं, आप लोग शुरू करो, माहौल शुरू करो। हेलो, अरे गौतम ऊपर आओ ना एक बार। यस। पढ़ाई करने दो आप, है ना यार। मैं तो दीवाना ही हो गया था जब मैं पहली बार इसमें, तो बहुत ही पसंद आया था। अरे लव यू टू यार, बहुत दिन हो गए ना यार। हाँ, क्या बात है। चलो गुंडे, चीयर्स। मनोज ये सब हटा देना, ठीक है? पढ़ाई का माहौल बनाए रहने दो। चलो यस गुंडे, अब आप सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स जो मैं पढ़ा रहा हूं, अरे वो आपके लिए रखे हो बाहर, वो सब नीचे ले जाओ ना आराम से, है ना? यस 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 यस। चलो यस। चलो, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स 1957। सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स 1957, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? एक प्रकार से रिक्वायरमेंट ऑफ लिस्टिंग के कुछ डॉक्यूमेंट्स दे दिए। उसके बाद में 19 रूल 2 में कहते हैं कि एओए में क्या क्या होना चाहिए। और फिर आता है आज का मेन टॉपिक, मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आता है रूल्स ऑफ मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग एंड सस्पेंशन ऑफ विड्रॉल फ्रॉम लिस्टिंग। ये तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। ये क्या बात है, उन्होंने ही बंद किया, फिर मेरे को बोल रहे खोलने का। ये क्या हो रहा है? इसीलिए मुझे रिवीजन के बीच में कुछ मंगवाना पसंद नहीं है। पूरा फ्लो। क्या हो गया? नहीं यार, चम्मच ही नहीं है। हाँ, ये चम्मच बचे हैं क्या? नहीं है, नहीं है। एक है, एक का क्या ही करोगे? हाँ हाँ हाँ। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अरे थैंक यू यार, कोई बात नहीं, मैं आपका झूठा ले लेता यार। चलो मनोज ये सब काट देना, कुछ मत रखना, क्या से शुरू कर रहा हूं वापस में। चलो इधर आओ। हे भगवान, चलो क्या हो गया? सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स। चलिए आते हैं हम लोग। सिक्योरिटी, एक गधों ऐसी ऐसी आवाजें मत करो। ये मॉर्निंग की आवाज कौन निकाल रहा है क्लास में भाई? हे भगवान, इधर आओ। हाँ मनोज मेरी छोड़ो, इनकी तो कोई आवाज मत लेना भगवान। चलो हाँ हाँ, अरे यार पढ़ाई पे ध्यान दो यार। चलो मैं तुम बहुत देर हो गया उधर देख के पढ़ाते हुए, अब तुम ही हो, ठीक है? सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स। सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स के अंदर ये बताते हैं हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है। जैसे कि पहले रिक्वायरमेंट ऑफ लिस्टिंग। तो ये कह रहे हैं कि जब भी आप स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग एप्लीकेशन देते हो, लिस्टिंग एप्लीकेशन के साथ में आपको क्या देना चाहिए? ठीक है, लिस्टिंग एप्लीकेशन के साथ में एमओए, कॉपीज ऑफ ऑल द प्रोस्पेक्टस, ओएफएस की कॉपीज। ओएफएस आपको समझ में आता होगा, जो भी बड़े बड़े इशू आते हैं आधे ओएफएस आते हैं उसमें से। तो ओएफएस के जो भी आपकी कॉपीज है वो दोगे आप। बैलेंस शीट लास्ट 5 इयर्स की, डिविडेंड कैश बोनस आपने लास्ट 10 इयर्स में जो भी दिए हैं, डिविडेंड इंटरेस्ट आपने कुछ भी दिए हैं, ये सब आपको अपने लिस्टिंग एप्लीकेशन के साथ में देना है। उसके बाद में ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द कंपनी, पर्टिकुलर्स ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, कमीशन, ब्रोकरेज, डिस्काउंट जो भी है, शेयर्स फोरफीट आपने कुछ भी किए, टॉप 10 शेयरहोल्डर्स का लिस्ट एंड जो भी परमिशन आपके पास है वो सब चीज आप लिख के दोगे। ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं हम कहने की कोशिश कर रहे हैं, फोकस स्क्रीन पे,
कोई भी कंपनी अगर स्टॉक एक्सचेंज के पास लिस्टिंग एप्लीकेशन देती है, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि लिस्टिंग एप्लीकेशन आप देते हो फिर ही आप शेयर्स को इश्यू कर सकते हो, लोगों से पैसा ले सकते हो, और जब लिस्टिंग एप्लीकेशन में अप्रूवल आ जाता है तभी अलॉटमेंट कर सकते हो। तो ये कह रहे हैं कि जो आप लिस्टिंग एप्लीकेशन देते हो उसके साथ में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने चाहिए, आपको कुछ भी 7-8 पॉइंट्स याद रखने चाहिए। एमओए, एओए, कंपनी के हाइलाइट्स, टॉप 10 शेयर होल्डर्स, हमारा ओएफएस के सारे डिटेल्स, अपने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिविडेंड वगैरह की डिटेल्स, ये सब आपको डॉक्यूमेंट्स लिस्टिंग एप्लीकेशन के साथ में देना है। अब कहते हैं ये आपका एओए, एओए भी साथ में देना होगा। एओए कैसा होना चाहिए? एओए के अंदर आपके ट्रांसफर से रिलेटेड पूरी डिटेल्स होने चाहिए, कॉमन फॉर्म, फुल्ली पेड अप, फ्री फ्रॉम ऑल लीन, पार्टली पेड अप, लीन ओवर कॉल्स अनपेड, ये सब आपको लिख के देना है कि आपके शेयर्स फुल्ली पेड अप हैं, फ्री फ्रॉम ऑल लीन है, या फिर आपके शेयर्स पार्टली पेड अप हैं, उसमें कुछ लीन है। कॉल्स इन एडवांस, आप अगर कॉल्स इन एडवांस का प्रोविजन रखते हो कि कोई भी व्यक्ति कॉल्स इन एडवांस दे सकता है, तो आपको लिखना होगा दैट कॉल्स इन एडवांस के अंदर आप इंटरेस्ट का प्रोविजन रख सकते हो, बट कॉल्स इन एडवांस में कोई भी एक्स्ट्रा वोटिंग राइट मिलने वाला नहीं है। अनक्लेम्ड डिविडेंड कैन नॉट बी फोरफीटेड, राइट और ऑप्शन कैन बी गिवन ओनली आफ्टर अप्रूवल फ्रॉम जनरल मीटिंग, ऐसा। तो ये बता रहे हैं, एकदम सिंपल है, ये कुछ मेन टॉपिक पे तो आया ही नहीं हूं मैं अभी तक। सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स 1957 वो इतना सा कहता है कि कोई भी कंपनी है, तो कोई भी कंपनी को अगर लिस्ट होना है तो लिस्टिंग एप्लीकेशन के साथ में डॉक्यूमेंट्स दो, एओए के अंदर ये सब बेसिक फॉर्मेट होना चाहिए, तभी आपको लिस्टिंग मिलेगा, अदरवाइज आपको लिस्टिंग मिलेगा ही नहीं। इसके बाद में जो मेन चीज इनकी आती है, वो मेन चीज आती है आपका मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग। अब दिल थाम के बैठ जाओ, चलो सब लोग यहां पे अच्छे से, चलो इतना से, चलो यस, हाँ चलो, हाँ खाते खाते भी सुन तो सकते हो, आप लोगों ने ब्रेक ले लिया थोड़ा सा, अरे क्या बात है, बहुत ही अच्छा। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, पसंद तो मुझे भी बहुत है प्रॉब्लम ये है, आते हम लोग, मनोज बेचारा कितना कितना काटेगा बीच बीच में से, मनोज टेंशन मत लो, है ना, अपन सब ठीक कर लेंगे। चलो, मुझे लगता है मनोज आज गुस्से में आके, मैं कुछ नहीं काट रहा, तुम्हारा सब डाल देता हूं मैं, कुछ भी नहीं काट रहा आज। चलिए नहीं, शुभ शुभ बोलो। चलो आते हैं हम लोग यहाँ पे, चलो एक घंटे, बाकी रिवीजन में हम सिर्फ हार्डकोर रिवीजन, इसीलिए मैं रिवीजन के बीच में कुछ माहौल मैं बह जाता हूं, बच्चों का छोड़। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, पेपर इस पूरे चैप्टर में अगर मैं दिल से बताऊं ना, ये सब रिडंडेंट हो चुका है। अगली बार जब सिलेबस रिवाइज होगा, मुझे तो लगता है एससीआरए हटा देना चाहिए, क्योंकि ये आज के टाइम में कुछ काम का ही नहीं है। जैसे कि हम आईसीडीआर एलओडीआर पढ़ते हैं, काम का है, एससीआरए कुछ काम का नहीं है, लेकिन ये एक प्रोविजन है जो काम का है। तो ये अगर एससीआरए से मुझे एक क्वेश्चन पूछने को मिलेगा तो मैं यही पूछूंगा तो एकदम ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन, मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग, मिनिमम ऑफर टू पब्लिक, कंटिन्यूअस लिस्टिंग कंडीशन, ये इसी के अलग अलग नाम है, मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग, मिनिमम ऑफर टू पब्लिक, कंटिन्यूअस लिस्टिंग कंडीशन। ये क्या कहता है? गोल्डन रूल इज, हर कंपनी को, हर लिस्टेड कंपनी को अपने 25% शेयर्स पब्लिक के पास रखने चाहिए। हर लिस्टेड कंपनी को अपने 25% शेयर्स, एवरी लिस्टेड कंपनी हैज टू एंश्योर दैट 25% शेयर होल्डिंग इज विद पब्लिक कंपल्सरीली। तो रिलायंस की बात करते हैं, तो रिलायंस के शेयर्स अगर 1 लाख करोड़ के भी हैं, तो उनको ध्यान रखना पड़ेगा उसमें से 1 लाख करोड़ में से 25,000 करोड़ के शेयर्स पब्लिक के पास होने चाहिए। जो भी आपकी टोटल शेयर कैपिटल उसका 25% शुड बी विद पब्लिक। ओके, अब ये क्या कहते हैं, अच्छे समझना, ये तो नॉर्मल रूल हो गया, बट टेम्पररीली कुछ रिलैक्सेशन भी है। जैसे कि आपका पोस्ट इश्यू कैपिटल इफ इट इज लेस देन और इक्वल टू 1600 करोड़, अगर आपका पोस्ट इश्यू कैपिटल 1600 करोड़ तक है तो आपको शुरू से ही 25% पब्लिक के पास रखना है। लेकिन अगर आपका पोस्ट इश्यू पेड अप कैपिटल मोर देन 1600 करोड़ है लेकिन लेस देन इक्वल टू 4000 करोड़ है, तो आप चाहो तो 400 करोड़ ही पब्लिक को दो। थर्ड केस, 4000 करोड़ से भी ज्यादा है लेकिन अप टू 1 लाख करोड़ है, अरे 1 लाख करोड़ क्या अमाउंट बोल रहे हैं, तो आपको सिर्फ 10% पब्लिक को देना है। और अगर आपका पोस्ट इश्यू कैपिटल 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा है तो फिर आपको 5% पब्लिक को देना है। पहले आप ये याद कर लो, एकदम सिंपल। मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग कहता है गोल्डन परसेंटेज इज 20%, सिंगल लाइन में एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी हैज टू एंश्योर दैट एटलीस्ट 25% ऑफ शेयर्स आर विद पब्लिक। अब दूसरी चीज, हाउएवर there is a limit based on post issue capital. If your post issue capital is up to 1600 CR, then you'll have to give 25% to public from day one. If your post issue capital is 1600 CR to 4000 CR, you have to give 400 crore to public. If your paid up share, if your share capital is 4000 crore to 1 lakh crore, then you'll have to give 10% to public. And if your paid up share capital, if your share capital is more than 1 lakh crore, you have to give 5% to public. अब समझना, eventually everyone has to come to 25.
बट 25 आने का रूट कैसे दे रहे हैं ये, अगर आपका पेड अप कैपिटल 1600 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 400 करोड़ के अंदर है, तो अभी तो क्या बोला है आपको, सिर्फ 4000 करोड़ पब्लिक को देना है, लेकिन ये 400 करोड़ आपको पब्लिक को देना है, बट ये विद इन 3 years यू हैव टू ब्रिंग दिस लिमिट टू 25%। क्या आपको 3 साल के अंदर, आपकी कंपनी आज लिस्ट हो गई है, 3 साल में आपको इस लिमिट को 25 लेकर आना है। अगर आपका कैपिटल 4000 करोड़ से ज्यादा और 1 लाख करोड़ तक है, तो अभी आपको 10% बोला है, 3 सालों में आपको ये 25% पे लेकर आना है। और अगर आपका कैपिटल 1 लाख करोड़ से ज्यादा है, 1 लाख करोड़ से ज्यादा कैपिटल है आपका, तो उस केस में आपको शुरू में तो 5% रखना है, विद इन 2 years you'll have to bring it to 10%, and within 5 years in total you'll have to bring it to 25%. This is what minimum public shareholding says. Are we understanding? इतना परफेक्टली समझ में आ जाना चाहिए कि ये चार्ट आप खुद से बना पाओ। स्क्रीन पे ध्यान, यहां पे काफी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, बाकी सब रिडंडेंट इस चैप्टर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कैपिटल, पेड अप कैपिटल बेस्ड ऑन इश्यू प्राइस, पोस्ट इश्यू कैपिटल बेस्ड ऑन इश्यू प्राइस इज अप टू 1600 CR, तो आपको डे 1 से पब्लिक को कितना देना है, 25%। अगर आपका 1600 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 4000 करोड़ तक है, देन 400 CR। अगर 4000 करोड़ से ज्यादा है लेकिन अप टू 1 लाख करोड़ तक है, देन 10%। और अगर आपका 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा है, देन 5%। फिर लॉ क्या कहता है, ध्यान से समझना, ये जो 5% है ये आपको 10% तक लाना है इन 2 years, और इसको 25% लाना है इन 5 years टोटल। अगर आप 400 CR में है तो 3 year में यहां आना है, और 10% भी हो तो 3 year में आपको 25% पे आना है। इवेंचुअली हर लिस्टेड कंपनी के अंदर 25% ऑफ इट्स टोटल पेड अप कैपिटल शुड बी विद पब्लिक। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस? सबसे अहम प्रोविजन यही था, बाकी सब तो ठीक है। फिर मैंने कुछ समरी करके बताई थी। प्लीज नोट, इफ लिस्टिंग ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स इज बीइंग मेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, सुपीरियर वोटिंग राइट वाले इक्विटी शेयर्स शैल आल्सो बी लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। कि अगर मान लीजिए आपके ऑर्डिनरी शेयर्स लिस्ट हो रहे हैं तो आपको सुपीरियर वोटिंग राइट वाले शेयर्स को भी लिस्ट कराना पड़ेगा। फिर इफ एनी कंपनी इज मेकिंग एप्लीकेशन फॉर लिस्टिंग ऑफ इट्स इक्विटी शेयर, ऑल इक्विटी शेयर्स हैव टू बी लिस्टेड। हाँ, ये मत सोचना कि हम 1 लाख शेयर्स इश्यू कर रहे हैं, 80,000 को लिस्ट करेंगे, 20,000 को लिस्ट नहीं करेंगे। सारे इक्विटी शेयर्स को लिस्ट करना कंपलसरी होता है। उसके बाद वंस लिस्टेड देन एनी टाइम इफ कंपनी इश्यूज शेयर्स इट हैज टू बी लिस्टेड। ये 3 ऑब्वियस पॉइंट है, पर बताएं कि आप अपने ऑर्डिनरी शेयर्स को लिस्ट कर रहे हो तो आपको अपने एसआर शेयर्स को भी लिस्ट करना पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते कि आधे शेयर्स को लिस्ट रखेंगे, आधे शेयर्स को अनलिस्टेड। और आपने एक बार लिस्टिंग कराई तो जब जब आप शेयर इश्यू करेंगे उन सबको लिस्ट कराना कंपलसरी होगा। बस, और तो कुछ भी नहीं है। चलो फिर भी, और ये हम सबको पता है, ध्यान देना। एवरी लिस्टेड कंपनी हैज टू मेंटेन 25% एज मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग। हर लिस्टेड कंपनी को 25% मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग मेंटेन करना है। लेकिन every listed public sector company other than a few public sector company they have to also maintain 25% as minimum public shareholding। ठीक है सर, सबके लिए? हाँ, तो जो आपके लिस्टेड कंपनी उनको भी, और पब्लिक सेक्टर लिस्टेड कंपनीज को भी, अदर देन अ फ्यू। उसके बाद में, लेकिन अगर पब्लिक शेयर होल्डिंग फॉल हो जाती है 25 से कम, इट इज टू बी ब्रॉट इन विद इन 12 months। आप एक नॉर्मल लिस्टेड कंपनी है रिलायंस, आपको 25% मेंटेन करके रखना है, लेकिन अगर आप इस 25% से कम हो जाते हो आपको 12 months के अंदर 25% के अंदर लेकर आना है। लेकिन अगर आप पब्लिक सेक्टर कंपनी हो तो भी, आप पब्लिक सेक्टर लिस्टेड कंपनी तो भी आपको 25% मेंटेन करना है। लेकिन अगर आप 25% से कम हो जाते हो तो आपको लाने के लिए 2 years का समय दिया गया है। बहुत केयरफुल। फिर एक छोटा सा लास्ट पॉइंट आ जाता है, इफ एनी एक्विजिशन इज मेड परसुएंट टू आईबीसी। ये कठिन है समझने के लिए, बट कोशिश करते हैं। आईबीसी के तहत अगर कोई एक्विजिशन किया है, सो देन मिनिमम शेयर होल्डिंग कैन बी 5% मेंटेन फ्रॉम एक्विजिशन। एक्विजिशन के बाद से 5% का पब्लिक शेयर होल्डिंग मेंटेन करो। उसके बाद में उसको 1 साल में 10% पे कराओ और 3 साल में 25% पे लेकर आओ। तो कभी भी आईबीसी के तहत आप किसी कंपनी को अक्वायर करते हो, जैसे कि भी टपरवेयर का आईबीसी चल रहा है, बहुत सारी कंपनी जो अपने को बायजूस आईबीसी में चल रहा है। तो अगर कोई भी कंपनी जो अपने डेट्स को पे ही नहीं कर पा रही तो हालत खराब हो जाती है, वहां पे उसको कोई अक्वायर करता है तो उसको डे 1 से 25% नहीं बोलते, 5% मेंटेन करो, 1 साल के अंदर 10 पे ले आओ और 3 साल के अंदर आप उसको 25% पे ले आओ, एंड दैट इज इट, और कुछ भी नहीं। और यहां पर आके फाइनली मैं कह सकता हूं चैप्टर कम्स टू एन एंड। ये जो पूरा चैप्टर है सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत ज्यादा ईजी चैप्टर है। अगर मैं एग्जाम को देखता हूं तो हमारा जो पूरा पार्ट ए है, पार्ट ए के लिए ही बहुत कम कंटेंट पढ़ना है पार्ट बी के मुकाबले। पार्ट बी में इतना सारा पढ़ना है फॉर 60 मार्क्स, पार्ट ए में हमें कंपैरेटिवली कम पढ़ना है फॉर 40 मार्क्स। तो उनको जबरदस्ती इससे क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे।
चैप्टर इतना इजी है कि इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाना ही मुश्किल है, इतना इजी है। मस्ती से रिवीजन किया तो आप बहुत अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ICDR, LODR, इनसाइडर ट्रेडिंग, टेकओवर कोड, उसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाना पॉसिबल है, लेकिन इन चैप्टर्स में डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाना ही नहीं पॉसिबल है। तीनों चैप्टर SCRA, SEBI एक्ट और डिपॉजिटरी एक्ट को अच्छे से पढ़ो, वेरी स्कोरिंग चैप्टर्स, एग्जाम में आपको मार्क्स देके ही जाएंगे। खूब खूब पढ़ो और खूब खूब आगे बढ़ो। दैट विल बी ऑल फॉर दिस सेशन। या बाय, थैंक यू सो मच। ए गुंडे, थैंक यू।